Welcome to The Wire Pakistan. This is a very exclusive interview today with Kamran Fareedi, a former FBI agent who's been in the news in Pakistan. Kamran, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? बस सबसे Kamran. So how's life? Where are you right now? क्या हो रहा है? हाँ, I'm in Florida. Life is good. Of course, जेल से निकलने के बाद life is excellent. Actually, हर चीज़ की कदर होना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, खानों की और आज़ादी की. I was there for 4 years. So. Yeah. So tell us about your background, Kamran. जी. मतलब क्या, where are you from? And there's been a lot of media reports about you and what's been happening. Yeah. Okay. Originally, I was born in एक कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है लियाकताबाद. इसको लालू खेत भी कहते हैं और फैमिली. मेरी पैदाइश जो है was born in लियाकताबाद लालू खेत. और लेकिन लालू खेत was what they call a danger zone. और हमेशा वहाँ के तो मीडिया में भी रहता है, न्यूज़ में भी रहता है उसके किस्से. तो मेरे वालिदैन जो थे, जब मैं बहुत मेरा ख्याल 7 या 8 साल की उम्र थी, तो मेरी हरकतें देखना उन्होंने शुरू कर दी थी. तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहने का तो मुश्किल हो जाएगा, इसको यहाँ से मूव कर देना चाहिए. तो उन्होंने मुझे, यानी मेरी वजह से बिल्कुल, मैं अकलौता भाई हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके तो हालात ख़राब हो जाएंगे. उन्होंने मुझे, यानी हम लोगों की फैमिली को, गुलशन इकबाल, जो कि उस ज़माने में बहुत बेहतर इलाका था निस्बतन, और तो गुलशन इकबाल वो मेरे बचपन, यानी जो क्या 8 या 7 साल की उम्र में हम लोग गुलशन इकबाल में, तो वहाँ जो बकिया इस फैमिली में. कराची कैसा था कामरान उस वक्त? यू रिमेम्बर कराची? अरे आई लव कराची भाईजान. कराची वाज अ ड्रीम सिटी ऑलवेज, यू नो. चाहे वो कितना क्राइम है वहाँ पे, या वो कितनी ही जो मुश्किलात हैं वहाँ की, या जो मैंने माहौल देखा है, मैं ये कंप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने कराची में बहुत, वो एक शौक भी था, एक वाइब भी थी कराची की. लेकिन जो कराची की लाइफ है ना, उसको हम आज भी बहुत बुरी तरह तरसते हैं. फॉर श्योर. आई मीन द लाइफ वाज अमेजिंग. आई मीन वो उसको, वैसे तो वो रोशनियों का शहर कहते थे वहाँ पे, अब तो खैर वो अंधेरों का हो गया है, लेकिन वो वाकई रोशनियों का शहर था. और नाइट लाइफ कराची की, और कराची के अपने मजे थे, वो कभी नहीं भूले जाएंगे. Yeah. So, coming back, so obviously there've been talks about you being a student leader and been affiliated by to PSF in Karachi, जो report हुआ है. जी. And then what's your take on that? Yeah. मैं असल में बहुत छोटा था जब स्कूल के ज़माने में, जब मेरी लाइफ शुरू हुई थी स्कूल में ही, तो उस वक्त मुझे उन्होंने एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुजर बसर जो था वहाँ पर लोगों का, वो क्या होता था कि लोग जो थे वो पॉलिटिक्स, क्या वो पॉलिटिक्स तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉलेज में और स्कूल में बैठना उठना, और वो पीपल्स पार्टी और वो एमकेएम नई नई शुरू हो रही थी, तो वो एक नया नया हवा शुरू हो गया था. मेरे कज़न जो थे वो सारे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थे, पीएसएफ में थे. तो वो एक हमेशा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई तो था नहीं, तो वो एक मेरा एल्डर जो कज़न था जिसके पीछे हम लगे रहते थे, तो वो पीएसएफ में था और उसके पीछे लगे. मैं स्कूल लाइफ में, असल में मैं, मेरा ख्याल है 7th या 8th क्लास में था, तो हम लोगों ने जाके वहाँ वो पीएसएफ में उसके साथ बैठना शुरू कर दिया था कॉलेज में, क्योंकि मज़ा तो आता नहीं था स्कूल में. वो कहता चलो यार तुम्हें कॉलेज दिखाते हैं. तो मैं नेशनल कॉलेज में होता था उस जमाने में, मुझे नेशनल कॉलेज लेता था 7वीं की जमात में. तो जाहिर बात है बैठना उठना सब पीएसएफ वालों के साथ. मैं छोटा था तो मेरी तो खैर नीचे भी नहीं आई थी, छोटा 7वीं जमात का बच्चा क्या होता है, तो उन्हीं के साथ दोस्ती हुई, उन्हीं के साथ बैठना शुरू हुआ. ये झूठ होगा अगर मैं को स्टूडेंट पॉलिटिक्स, it was no politics. सिर्फ वो हैंग आउट, started off as a hangout. उसके बाद फिर it roll into something bigger and bigger and bigger. Of course, Yeah. जब मैं कॉलेज स्कूल खत्म किया, कॉलेज में आया, तो नेशनल कॉलेज में मेरा एडमिशन पीएसएफ ने करवा दिया था. मतलब मुझे तो मेरे ग्रेड नहीं थे. ये पीएस नेशनल कॉलेज वाज प्रेस्टीज कॉलेज कराची के ज़माने में. तो उन्होंने मेरा जो एडमिशन, मुझे कोई मसला नहीं, उन्होंने फॉर्म लिया, कोई फिक्र नहीं तुम्हारी, कोई मसला नहीं. तो जब उन्होंने उसके साथ साथ मुझे उन्होंने बैच लगा दिया, जो कि परमानेंट बैच होता है पीएसएफ का, वो पीपल्स पार्टी के झंडे वाला बैच होता था पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और दे न्यू मी फ्रॉम माय स्कूल लाइफ, और कजन की बैचिंग, वास्ता हवाला कजन का था. तो ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड देन इट रोल इनटू लीडर. तो मैं खैर कभी भी नहीं बन सकूंगा. नजीब भाई लीडर थे, और ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पीएसएफ ऑन दैट टाइम. मेरे बड़े भी थे. और उसके अलावा जो मेरे प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, वो बहुत मशहूर स्टूडेंट लीडर में हारून रशीद नाम था उनका. Yes. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे.
हारून रशीद, सुहेल रशीद, ये वो ग्रुप था जिनको जामा कराची में मेरा ख्याल है, मुझे सही सन याद नहीं है, लेकिन 89 89 या 88 में उनको जामा कराची में एमक्यूएम के साथ उनका क्लैश हुआ था। 10 लड़के जो थे जख्मी हुए थे, 3 को मार दिया था, उनमें से वो एक थे, वो मेरे प्रेसिडेंट थे। तो वो जो था उसके बाद मुझे पोजीशन मिली और मैं नेशनल कॉलेज का सोशल सेक्रेटरी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का बन गया था। And that was chaotic times in Karachi. You know, you talk about Najib. हुआ ये था सब साहब के भाई एक सेकंड, आप बचे कैसे उस जमाने में, मेरा सवाल ये होगा, राइट? दोबारा पूछिए। जी जी, आप बचे कैसे उस जमाने में, यू नो, हाउ डिड यू? मैं बचा, हाँ, किस्मत सबसे बड़ी चीज होती है हर जगह, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ किस्मत के ऊपर। मोहल्ले में मैं आपको जो नई बच्चे सुनते, जो नहीं समझते, उनको जरा बताता हूँ कि असल में क्या, कॉलेज में सियासत का मसला नहीं था। कॉलेज में हर कोई सियासत करता है, बहुत सारे स्टूडेंट, पख्तून एसएफ थी, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन जो जिसको नेबरहुड में किसी ने नहीं देखा, पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन थी, जमीयत थी, जो कि नेबरहुड में नहीं थी। अब ये मसला एपीएमएसओ से शुरू हुआ, ऑल पाकिस्तान महाजन ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि नेबरहुड में एमक्यूएम की सूरत में होती थी। तो हम कोई कार्रवाई जो करते थे, कारनामे जो हम उसको कॉलेज में, उसका हमें जवाब मोहल्ले में देना पड़ता था। ये एक नई चीज शुरू हो गई थी। जहां आपने कुछ मसला कॉलेज में किया, वो बैठे थे मोहल्ले में, आ जा बच्चा, तो अब घर जा नहीं सकते हैं उसके बाद, क्योंकि मोहल्ले में ठुकाई होती थी, वो और बड़ा बेदर्दी से मारते थे। और डिपेंड करता है कितने कारनामे आपने किए हैं, उठा के ले आते थे, फिर वो टॉर्चर करना, वो ड्रिल मशीन। तो हम जब कॉलेज में कोई क्लैश होता था, जो कि एपीएमएस से हमारी राइवल थी उस जमाने में, तो उनके साथ जब भी क्लैश हुआ तो वो हमें क्या करते थे कि हम घर नहीं जाते थे उसके बाद, फिर दोस्तों के साथ, दोस्तों के घरों में सेटिंग होती थी कि उसके बाद भाई कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, मामला ठंडा होने दो, उसके बाद जाएंगे। तो बचने की मेरी बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरे चचा जो थे वो, अब वो पाकिस्तान में नहीं होते, काफी अर्से से पाकिस्तान में नहीं है। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो एमकेएम के बड़े सपोर्टर थे, मेंबर नहीं थे, लेकिन वो जो एमकेएम जो एक चंदा मुहिम और वो सफाई मुहिम और वो जो उनकी एक वो जो होती थी कि हेल्प करते थे वो सामान वगैरह के लिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी फैक्ट्रियां थी, तो वो बड़ी हेल्प करते थे एमकेएम की सामान देने में, उनको औरंगी टाउन भी ट्रांसपोर्ट भी फराम करते थे पहुंचाने के लिए। कहीं हंगामे हो गए, कुछ मसला हो गया, तो वो फूड कैंप वगैरह बहुत ज्यादा, तो उनका बहुत अच्छा करीबी ताल्लुक हो गया था एक एमकेएम से, ताल्लुक। और जब कोई ऐसे वो मुझ पर एमकेएम वाले थोड़ा सा लिहाज करते थे मेरा, मेरे चचा की वजह से। यानी मेरी पर्ची तो कटी हुई थी, वो हमारे कराची के नहीं, तो हमारी पर्ची तो कटी हुई है, लेकिन वो चचा की वजह से वो थोड़ा ख्याल करते थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो यही वजह थी एक मेरी, कि जब मुझे वो वार्निंग मुझे नहीं देते थे, वो जाते थे मेरे चचा के पास, कहते थे यार उसको समझाओ, अब जो हुआ अब नहीं छोड़ेंगे। अब वो कई दफा ऐसा हो, मेरे चाचा मेरे वालिद साहब के पास आते, फिर मुझे मार पड़ती थी घर में, वो सही की बेल्टों से मार पड़ती थी। तो बचने की वजह थे वो मेरे चचा थे, और उन्हीं की वजह से मैं बचा रहा, और आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, माशाल्लाह से। So you went to America. When did you move to US अपना? मैंने जो माइग्रेट किया, मैंने नजीब भाई को 1990 में जो था वो शहीद कर दिया गया था उनको, और हैदरी मार्केट में एक Yes. झगड़ा हो गया था, तो उसमें उनको फायरिंग की, एमकेएम के का नाम मैं भूल गया, खैर वो एक एमएनए था उनका, नॉर्थ नजाबाद का ही। नजीब भाई खुद आई ब्लॉक में रहते थे, तो खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद चिश्ती, हाँ, खालिद बिन वलीद चिश्ती। चिश्ती है। उसने उसके साथ, असल में वो झगड़ा उससे नहीं हुआ था, वो हैदर, आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने ये भी स्पेकुलेशन की क्या हुआ था, क्या हुआ। कोई 90 पर फायरिंग नहीं हुई थी, लोगों ने बहुत झूठ की वीडियो बनाई हुई। वो असल में हैदराबाद हैदरी मार्केट में एमक्यूएम के कुछ स्टॉल होते थे, तो हमारे भी कुछ स्टॉल थे वहां पर, पीएसएफ वालों के भी स्टॉल थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया था। तो नजीब भाई क्योंकि नॉर्थ नजाबाद में ही रहते थे, आई ब्लॉक में, तो लड़के उनको लगे नजीब भाई जरा झगड़ा हो गया, आ जाओ वहां पर। वो वहां पहुंचे, आपस में लड़ाई हुई है एमक्यूएम। जब वो वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो ये इन लोगों ने, खालिद बिन वलीद चिश्ती वगैरह थे, वो ताक ला के बैठे, उन्होंने पता कि मारना ही है इसको, क्योंकि वो नजीब खुद उर्दू स्पीकिंग था, तो उनको पसंद नहीं था कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो राइवल जमात में रहे, तो उन्होंने ऊपर से फायरिंग करके फिर उनको हलाक कर दिया था। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में उसके बाद, कि वो वार्निंग, फिर वार्निंग तो मुझे काफी दिनों से, मैंने बताया, आ रही थी। तो मेरे चचा उस वक्त बड़े परेशान हो के आए, कहने लगे अब तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो पहले मैं पाकिस्तान में, कराची से मैं सवात चला गया था, मुझे पीपल्स पार्टी ने, पीएसएफ नहीं, मुझे सवात भेज दिया था, एक हॉस्टल में इंतजाम कर दिया था, मैं होटल है मध्यान्ह के करके लाता है। तो वहां पर सारे पीएसएफ जिनकी जिनकी मफरूरियां थी, या जिनके एमक्यूएम के वारंट थे, या जिनके ऊपर भी हिट निकली हुई थी, वो सब वहां जाते थे छुपने के लिए, क्योंकि सवात में जो है वो नो मैन लैंड होता था उस जमाने में। तो मैं वहां रहा काफी अरसा। फिर मैंने कुछ अरसा दीना, मीरपुर में, आजाद कश्मीर में चचा के ताल्लुकात थे, वहां भी गुजारा, क्योंकि मैं कराची वापस नहीं आ सकता था। तो फिर चाचा ने एक डील बनाई एमके वालों की, भाई अब जा रहा है यहाँ से,
इसको जाने देंगे क्लियरली। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब के पास है। उस वक्त तक मैं भी एग्री नहीं था जाने के लिए, मेरा भी दिमाग था नहीं जी हम मर जाएंगे मिट जाएंगे और अपने वतन है और वो कुछ करके दिखाया ऐसी की तैसी। जब थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ, वालदा ने कहा कि बेटा तुम अकलौते हो, अब जाने की करो, तो फिर सामान बांधा मेरे वालिद साहब ने। फिर वहां से स्वीडन उस वक्त जाना थोड़ा आसान होता था क्योंकि वो एग्जीबिशन वीजा वगैरह मिलते, तो मेरी Yeah. उम्र नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। तो उन्होंने एक जाली पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट वो जाली ही होता है क्योंकि उसमें उम्र ज्यादा लिखवाई, तकरीबन 35 या 40 साल की उम्र लिखवा के मुझे उस पासपोर्ट पे। तो मेरी मूछें नहीं थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो जो पेंसिल होती है, जो आईब्रो पेंसिल होती है, उससे अपनी मूछें ड्रॉ करके, तो उस पासपोर्ट पे मैं पहली दफा स्वीडन गया। ओके। उस जमाने में आपको याद होगा लॉट ऑफ कॉपी पेस्टिंग बहुत होती थी पाकिस्तान में वही पासपोर्ट्स वही पे। वही हुआ था सारा हिसाब किताब, वीजा असली था, पासपोर्ट का भी फेस था जो जो लोग कहते हैं ये ना स्ट्रीट हटाने का स्ट्रीट प्लास्टिक की स्मार्ट, जहाँ। स्ट्रीट स्मार्ट जी। तो कराची का लौंडा सब ने यही किया हुआ है ना, राइट। अच्छा, तो यू वेंट टू यूएस एंड इन व्हाट ईयर, अपना कब कब गए? इट वाज एंड ऑफ 94 अर्ली 95। ओके। मैं 4 साढ़े 4 साल, तकरीबन 4.5 साल जो है वो स्वीडन में रहा। लेकिन जो स्वीडन में जब मैं वहां पहुंचा था स्वीडन में, आई कुड स्टेड इन स्वीडन। मेरा अमेरिका का कोई वैसा वो नहीं था ड्रीम, मुझे रहना स्वीडन में ही था असल में, मेरा जो प्लान था वो स्वीडन का था। लेकिन वही कराची दिमाग, वहां पहुंचे वही लड़ाई झगड़े, वही किसने कुछ कह दिया मारदार। वहाँ गैंग वगैरह बहुत थे, अल्बेनियन बहुत जमाने में वो यूगोस्लाविया से जंग लगी हुई थी, वो कोसोवो अल्बान आ रहे थे, वो बड़े बदमाश होते हैं। और वो हम लोग से मतलब वहाँ कुछ अच्छा मजे की बात ये कि मेरे साथ जो वहाँ जो लड़के मुझे मिले स्वीडन, वो एमके हकीकी के लड़के थे सारे। वो वहां पहुंचे हुए थे मार खा के, वो भी असैलम के चक्कर में। तो उनसे एक दोस्ती हो गई, 4-5 लड़के वो थे और वो सारे वही दे मार 4.5। तो उनके साथ कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी पता नहीं था कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं स्वीडन में ब्लैकलिस्ट हो गया और मेरा असैलम लेजिट एप्लीकेशन थी, उनको पता था कि इसको जाहिर बात है नहीं भेज सकते कहीं। उन्होंने मेरी असैलम की एप्लीकेशन थी उसको कैंसिल कर दिया बेस्ड ऑन मेरा वो वहाँ जो लड़ाई झगड़े हुए थे, क्योंकि मैं ब्लैक लिस्ट था वहाँ पर। उन्होंने मेरी वीजा एप्लीकेशन कैंसिल करके मुझे उत्वीजनिंग कहते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे नेगेटिव करके निकाल दिया वहाँ से। निकाला क्या, वो उन्होंने रिपोर्ट कर रहे थे मुझे, तो लकीली ग्रीन पीस ने थोड़ी सी हेल्प की। ग्रीन पीस वालों ने अपने पास रखा, वो उनको पता था कि मैं पाकिस्तान जाके मर जाऊंगा, तो उन लोगों ने मुझे फिर अपने पास रखा। और फिर उन्होंने, मैं उनके साथ रहा तकरीबन 8 महीने हाइडिंग में रहा हूँ मैं ग्रीन पीस के साथ स्वीडन में। छोटा सा आइलैंड था, इतिशबी करके नाम है उसका। तो वहाँ वो उनका स्कूल और वो ही पढ़ाते हैं, सेव द वर्ल्ड सेव द डॉल्फिन। तो उनके लिए पहला केस था सेव द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो सेव द डॉल्फिन के चक्कर में रहते हैं। तो उन्होंने काफी हेल्प करके फिर मुझे रख के, पैसे भी उन्होंने दिए, फाइनेंस भी सारा उन्होंने किया, पासपोर्ट भी उन्होंने ला के दिया, पीसी भी करवाई उस पर। फिर उन्होंने मुझे आइसलैंड भेजा वहां से, और आइसलैंड से फिर मैं न्यूयॉर्क आया। ओके, एंड सो न्यूयॉर्क में आप आ गए, यू नो, कमिंग फ्रॉम स्वीडन, सो हाउ डिड यू एंड अप बीइंग एन एफबीआई एजेंट? Okay, this is crazy story. So when I was in New York, New Jersey actually, I was in New Jersey, मेरे दोस्त थे वहाँ पे कुछ जो स्वीडन से पहले वहाँ आए हुए थे, तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया। लेकिन मुझे न्यूयॉर्क की गर्मी और सर्दी और न्यूयॉर्क की जॉबें बर्दाश्त नहीं थी। वो बाहर जाके पंप करना गैस स्टेशन पे, वो होता नहीं था हमसे, तो बिगड़े भी थे थोड़े से। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से जॉर्जिया मूव हुआ, जॉर्जिया थोड़ा सा वार्म थोड़ा सा था, और माहौल भी ज़रा, वेदर भी कराची वाला था, लोग भी थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे। वहाँ मेरी ज़रा बातचीत हो गई उनसे, और एक साहब का गैस स्टेशन था। I'm giving you a very short, Yeah. ये बहुत लंबी कहानी की मैं आपको एक शॉर्ट वर्जन दे रहा हूँ। तो उनसे वो चलता नहीं था, नेबरहुड बहुत खतरनाक थी वो, वहाँ की वो कालों की नेबरहुड थी, वहाँ ड्रग नेबरहुड थी, लड़ाई झगड़ा फायरिंग होती थी वहाँ पे। हमें तो फर्क नहीं पड़ता था, माहौल से आए हुए थे। तो जब उन्होंने काफी हेल्प करके मुझे कहा कि यार ये तुम चलाओ, हम लोग 54, वो आने से डरते थे, बड़ी उम्र के थे वो भी, मेमन थे वो, तो उनसे कहा मुझसे तो नहीं होता, तुम चलाओ और आधा आधा करेंगे। तो मुझे पार्टनरशिप में उन्होंने वो स्टोर दे दिया। लेकिन वहाँ के हालात जो थे वही थे, हर दूसरे तीसरे दिन फायरिंग हो रही है, मर्डर हो गया वहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं, लाश घसीट के बाहर ले आके फेंक रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन ओकरेंस है वहाँ पे। और पुलिस करप्ट थी वहाँ की, जो पुलिस वाले आते थे वो क्या करते थे, कभी शेल्फ से कुछ उठा लें। तो अब मेरा पार्टनरशिप है, मेरे जेब से सारा सामान जाता है, वो उनके और एक चीज नहीं उड़ाते थे वो, एक सिगरेट का पैकेट नहीं बल्कि पूरा कार्टन ले जाते थे वो कार्टन से हमारी पूरा प्रॉफिट चला जाए दिन का। तो मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार इस तरह तो नहीं चलेगा, मैं घर क्या भेजूंगा और खाऊंगा क्या यहाँ पर। तो उसके बाद किसी से पूछा, वहाँ के जो लोकल लोग थे, यार ये क्या किया जाए, इन पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, इनको इन्वेस्टिगेट एफबीआई करती है, वहां इनकी कंप्लेन करो, तो वो शायद ये इनको रोटेट कर देंगे। बेवकूफ, उस वक्त भी मैं छोटा ही था जारी, मैं पहुंचा वहां पर। What year is this? What year is this? कौन सा दैट्स साल? गोइंग ऑन 96 97 की बात है ये, अर्ली Okay. 96 97 की।
तो आई वेंट टू एफबीआई अटलांटा फील्ड ऑफिस में। मैं पागलों की तरह अंदर घुस गया, जैसे हमारे इलाके का थाना होता है, पता था नहीं कुछ। अंदर गया, बोला किससे बात करनी, बोला पता नहीं किससे बात करनी, वो मसला क्या है, बोला कंप्लेन है पुलिस वालों को। बोला व्हाट दे डूइंग, टेक माय स्टफ, वेयर यू फ्रॉम, पाकिस्तान। ओके, हो लिया मेरा। इससे भी बड़े बड़े बाल होते, बाल बहुत कम हो गए मेरे, नीचे टांग रानों तक बाल हो गए थे मेरे बड़े बड़े, और वो सारे खुले ही होते थे। अजीब करीब शख्सियत उनको मैं लगा, उन्होंने पता नहीं क्या समझा उन्होंने। तो ले गए अंदर, एक आदमी बैठा हुआ था, क्या व्हाइट कलर क्राइम डिवीजन है ये, वी इन्वेस्टिगेट द कॉप्स व्हाट्स। उसको उस इलाके के बारे में पता था। और वो मुझे बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान में लीगेट रह चुका था, इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी वो, और उर्दू के कुछ लफ्ज जानता था, तो उर्दू में उसने बात शुरू किया, क्या था, फिर बोला पीएसएफ रिपोर्ट। मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया उसको, पीएसएफ यहाँ कैसा है, मैंने पूरी कहानी उसको बताई कि मैं किस तरह से यहाँ पहुंचा हूँ। बोलता हम सरप्राइज डिडंट शूट एट कॉप। मैंने बोला लो सर मैन, हम तो खैर वो उसने क्या लगा, देखो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, लेकिन यहाँ जो है ना, द सिस्टम वर्क लाइक दिस, यू हेल्प मी, आई हेल्प यू, स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट। तो बोलता है कि तुम्हारे इलाके में जो है एक गैंग होता था उस जमाने में, पाकिस्तानी भी थे उसमें, इंडियन भी थे, कुछ जूश माफिया के लोग थे, चाइनीज स्नेक हेड, वो ये रेजर ब्लेड्स और सिगरेट्स हाईजैक करते थे, बहुत बड़े पैमाने, मिलियंस ऑफ डॉलर का रैकेट था वो हमारे इलाके से होता था जहाँ मेरा स्टोर था, उनकी दुकान थी वहां पर भी। मैं तो जानता था, ऑफकोर्स मेरा बैठता होता उनके साथ होता था काफी ज्यादा। क्या लगा यार, हमें समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं, गिव अस अ रन डाउन ऑन। तो मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा what do you want from me? You know, I came from a background too. तो give it to me and मैं clean up कर दूंगा तुम्हारा इलाका पूरा, and you won't have a problem. Okay, so I help him out. वो मेरा पहला चीज था, डायग्राम बना के। मैं स्ट्रीट तो जानता था, क्राइम भी जानता था, क्योंकि जानता हूँ ये सब स्मॉल से निकल के आया था। इट वॉज नथिंग फॉर मी। मैंने उसको ड्रॉ करके एक पेपर पे एक रैकेट बता दिया कि ये इस तरह से होता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। और तो वो कहा एक मिनट रुक जा, इट वॉज सरप्राइज। बोलता लेट मी गेट माई सुपरवाइजर। आई डोंट नो व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग। तो अपने सुपरवाइजर को लेके आया। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं इंटेल यूनिट से किसी और को बुला रहा हूँ। मुझे पता नहीं था वो केस इतना बड़ा है, इनको भी आइडिया नहीं था। हम समझ रहे थे ये उठाई गिरे हैं, सामान चोरी करते हैं, लेकिन वो इंटरस्टेट ट्रैफिक का केस था, वो पहला अपनी नौयत का केस था जो जॉर्जिया में इतने बड़े पैमाने पर हुआ था। तो खैर आई हेल्प हिम, इट वेंट ऑन फॉर 2 years, लेटर ऑन ही एंड अप असाइनिंग मी, और वो 2 साल तक चलता रहा। And they keep on coming for this help and that help and this help. So you became Identification. an informant at that stage, or On that time I was, on that time actually it was just basically simple informant. अच्छा, keep in mind I was illegal too. मेरे पास कोई yeah, legal तो status था नहीं, मैं तो वैसे yeah. आया हुआ था। तो मुझे एक वो था थोड़ा सा, उन्होंने ये भी कह दिया था कि विल टेक, उनको पता था, देयर एंड भी, उनको पता था मैं इलीगल हूँ, पता तुम स्वीडन से आए हो पासपोर्ट करके, उनको सारी कहानी पता थी, हंस रहे थे। बोलते हैं डोंट वरी अबाउट, नोबडी गोना टच यू नो, वी गॉट यू। तो मेरे लिए एक वो भी था कि यार अब मैं वापस तो जा नहीं सकता, ये पकड़ लेंगे वापस भेजेंगे। तो मेरे लिए सर्वाइवल का एक ही रास्ता था, हेल्प हिम आउट। सो आई डिड। ऑन दैट टाइम आई वाज एन इन्फॉर्मेंट। उन्होंने मुझे लेके साइन अप किया, नो मनी, आई डिडंट चार्ज एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट इन रिटर्न कि वो मेरी पुलिस वालों से जान छुड़ा देंगे। सो दे डिड, विच दे डिड हेल्प मी आउट। तो उसके बाद वो अरेस्ट हुआ केस, वो टोटल 78 अरेस्ट हुए, वो सक्सेसफुल केस इन द हिस्ट्री ऑफ जॉर्जिया। तो उसका नाम था ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम। वो आज भी स्कूलों में यहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग पढ़ाई जाती है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा जो पे रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च वो लैंडमार्क केस में। उसके बाद मेरे इंटरव्यूज हुए, वो कंपनियां जो रिप ऑफ हो रही थी, वॉलमार्ट, टारगेट, उनके सीईओज आए, उन्होंने उनकी ट्रेनिंग क्लासेस के, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, डिड आई डू इट, आई टेल यू। सो तो उन्होंने एक सेमिनार रखा एक रिजोर्ट के अंदर, फ्लोरिडा में गेलोर्स रिजोर्ट होता है बहुत बड़ा, वहाँ पे सेमिनार था जो पूरे अमेरिका से उन्होंने, जो सीईओ लॉस प्रिवेंशन के थे, हेड ऑफ सीईओ, उन्होंने अरेंज किया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने उसकी फंडिंग की थी। उसमें आई वाज हेड स्पीकर ऑन दैट, हाउ डिड आई प्रिवेंट द इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस था वो। सो दैट बिकम अ हाई लाइन ऑन लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि उसमें सारे अदर लॉ एनफोर्समेंट वाले, इमिग्रेशन, कस्टम एनफोर्समेंट, डीईए, एटीएफ, सारे लोग आए हुए थे। So they got a little bit impressed, I guess, with the performance, and that's how it started. Okay. And so this so that's an amazing story, by the way. But so उसके आगे क्या हुआ? You went into work with the counterterrorism unit with them, with the No, not right FBI. away. I mean, what happened? उसके बाद all the hell break loose. अच्छा, मेरा स्टोर भी है, मुझे वो भी करना है। The business goes on, the work goes on, and everything else. So स्टोर भी चल रहा है मेरा। स्टोर के साथ साथ जो है मेरा जो है वो काम भी चल रहा है दूसरा, और मनी वाज गुड। तो क्या हुआ कि दे स्टार्ट कमिंग टू मी। अच्छा, ऑन द मीन टाइम आई वाज, मैं जब स्वीडन में था तो ऑफ कोर्स आई लर्न स्वीडिश।
स्वीडिश मैंने वहाँ सीख ली थी। और उसके बाद वहाँ इलाके में जो स्पेनिश जो थे वो हैंग आउट करते थे, तो वो इंग्लिश बोलते नहीं है बिल्कुल। Start picking up on Spanish. So I start getting very, very good in Spanish. तो अब क्या होता था, इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट का एजेंट था, उसको प्रॉब्लम था एक स्पैनिक गैंग से, MS-13 लतीनो गैंग। वो मेरे पास आता था कि यार ये मुझे टेल मी हाउ द स्ट्रक्चर वर्क। तो मुझे मुझे बोलता है कि यू वांट टू गेट अ जॉब विद मी, व्हाट काइंड ऑफ जॉब। बोलता है कि यू गो एंड चेक इट आउट कि क्या होता है। एंड मैंने बोला ये MS-13 इज डेंजरस, दे विल किल यू, वो ये रूट बहुत खतरनाक होता है। सो फाइनली आई से ओके आई विल डू इट। मुझे खुद भी मजा आ रहा था क्योंकि अब मैं क्राइम तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन वो खुजली तो एक थी जो स्ट्रीट की जो खुजली होती है कि डूइंग समथिंग आपके But पास Kamran, उन्हें। wasn't it dangerous at time because you came into a limelight? People knew your connection with the FBI at that time. So wasn't it dangerous to penetrate that Spanish gang? Or do they know? People didn't know. I mean, Oh, जब didn't उन्होंने know. Okay. no, they didn't, nobody knew because जब Okay. केस उन्होंने टेक डाउन किया ना, Yeah. everybody they arrested me as well, and they let Okay. me go. I went totally, I got arrested like everybody else, and they उनका pattern designing, pattern planning बहुत कमाल। So they Okay. arrested me, and then I was getting interrogated, and I'm screaming, and they're punching me. वो पूरा एक stage उन्होंने एक ऐसा किया था कि they keep the cover, क्योंकि उनको they didn't tell me, they had the vision। क्योंकि they've been doing it for too long, उनके एनालिस्ट Yeah. आके इंटरव्यू करते थे, I had no idea, but they knew that they can use me because street knowledge उनके पास नहीं होती, उनके पास book knowledge होती है। Yeah. When it comes Yeah. to street, I was their guy because Yeah. first I didn't care, you know। So खैर get went to MS-13 के साथ शुरू हो गई कहानी, और उनके साथ मैंने रोल ऑन करना शुरू किया। सेम थिंग हैपन, जब MS-13 का केस सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद DA आई, फिर ATF आई, फिर कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो रोज एक कॉल आती थी कि यार कम ऑन, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक। सो आई जस्ट सिट डाउन, और और थोड़ा सा एक प्राइड भी फील होता था कि यार पाकिस्तान की स्ट्रीट से आया हुआ, Oh. मैंने कोई पढ़ाई तो नकल मार के की हुई है, मुझे एजुकेशन मेरी कोई 7वीं के बाद तो मैंने कुछ पढ़ के नहीं दिया, और वहां आके आप ये सारे एजेंट्स आ रहे हैं जिनके हमने मूवियों में देखा हुआ है, और ये आके आपसे बोले कैन आई गेट सम हेल्प, कैन आई गेट सम हेल्प, एंड दे वांट लाइक, एंड दे मेक यू फील वेरी स्पेशल ऑफ कोर्स व्हेन यू हेल्प देम। तो आई स्टार्ट विद दैट, एंड 9/11 हो गया। जब Yeah. 9/11 So before that, just coming on to it, so you were an asset until 2000, 2001, or you got incorporated, और nationality भी हो गई थी उस वक्त या क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं. नेशनैलिटी नहीं थी मेरे पास उन्होंने ग्रीन कार्ड था, मेरे पास Okay. Okay. पासपोर्ट नहीं था, Mm-hmm. ग्रीन कार्ड दे दिया था। बट मतलब डरता और केयर वो करता है जिसके पीछे, अब मेरे पीछे अगर आपके पीछे FBI और ATF हो, आई कैन वॉक इनटू इमिग्रेशन। मेरे इतनी बात हो गई थी कि मेरा अगर किसी दोस्त को कोई मसला है ना इमिग्रेशन में, तो मैं बोलता चल यार लेकर, पीछे गेट से जाता था, दरवाजा खोला, क्या चाहिए उसको, तो वहाँ बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, 10-10 महीने का वेट होता है ना, साइड में उसको बोलते इट्स फ्रेंड ऑफ माइंड, उसी वक्त साइन करके गो। तो वैसा हो गया था वहां पे। और जब ये हो जाए आपका तो फिर डू यू केयर। And तो this was उसके a बाद time, by the way, this was a time in 96, 97 onwards, 98, Clinton administration attacked OBL in Afghanistan, and things जी was getting pretty tensed up. Pakistan CIA station, FBI station have been, recoped, and up at 2001, 9/11 हो जाता है, right? जी जी। Yeah, लेकिन yeah, जो जो मसला शुरू हो गया था वो तंजानिया और केनिया बॉम्बिंग से मसला शुरू yes, हो गया था। yeah, अमेरिका में जो अवेयरनेस जो यानी एक JTTF की जो बुनियाद बन गई थी, वो जब तालिबान का चक्कर शुरू हुआ, तो उस वक्त जो थी वो यानी JTTF जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स yeah, बनना शुरू हुई थी उस वक्त। वो दे वर पिकिंग अप एजेंट फ्रॉम एवरी एजेंसी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे दे वर पिकिंग अप। सो मेरा जो पाकिस्तान वाला हैंडलर था, उसका ओवरसीज एक्सपीरियंस था, उसको उन्होंने ट्रांसफर किया JTTF में, जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स में, एंड आई वाज दिस गाय। सो इट वाज प्योर लक, ऑफ कोर्स, अगर कोई और होता तो शायद। देन ही मुझे बोला कि वर्क विद अस विद JTTF। तो जब 9/11 हुआ तो मुझे कॉल आया उसी वक्त, जिस वक्त सुबह के वक्त ही मुझे कॉल आ गया था कि टर्न ऑन द टीवी। जब मैंने टीवी देखा तो मैं समझा, मैं उसको बोल रहा हूँ या देयर इज सम मूवी गोइंग ऑन। बोलता नो दिस इज रियल। तो मुझे बोलता है कि वेयर आर यू, बोला मैं घर पे हूँ। बोलता है वी ऑल कमिंग अप देयर। सो वो सारे एजेंट जितने भी थे, वो उस वक्त 13 या 14 एजेंट थे जो JTTF के थे, वो मेरे घर पर उस वक्त आ गए सारे, बिकॉज दे FBI बिल्डिंग जो थे वो बंद कर दी थी उन्होंने, इट वाज डेंजरस के अटैक होगा yeah. पता नहीं। तो दे ऑल केम टू द हाउस एंड दे स्टार्ट यू नो स्टार्ट आस्किंग मी द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि पहले उन्होंने सभी नहीं पूछते।
जो कि मेरी इस्लाम से वाकफियत या पाकिस्तान के रीजन से वाकफियत, या जो मेरा पेशावर में मैं रहा कोयटा में भी हूँ, मैं रहा पेशावर में भी हूँ, मुझे मुझे सब इलाके तो पता है। तो वो उन्होंने सारा चीज जो था वो उस जमाने में दे स्टार्ट गेटिंग दैट फील कि हाउ मच आई एम इन टच विद द रूट्स और समथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज सो दैट। उसने हवा का रुख मोड़ के देन इट कम टू दैट दैट काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ, जो जो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, वही जो था वो। फिर वो सिटीजनशिप, क्योंकि वो काउंटर इंटेलिजेंस में आप ग्रीन कार्ड के साथ नहीं जा सकते, तो दे हैव टू गिव मी। सो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सिटीजनशिप ले ली तुमने? मैंने बोला नहीं, मैंने ग्रीन कार्ड लिया। बोला ली क्यों नहीं? मैंने यार वो 4 साल का वेट है, वो 3 साल का वेट है। तो बोलता है कि उसने मुझे कैसे करके बोलता है व्हाट इज टुमारो? मैंने कहा टुमारो इज फ्राइडे। बोलता ओके, सो कम विल कम पिक यू अप इन द मॉर्निंग 9 o'clock। मुझे पिकअप किया, मैं सोच रहा पता नहीं क्या करेगा वो। सुबह आए, पिक किया, मुझे इमिग्रेशन ऑफिस ले गए। अब वहाँ बकायदा ओथ का एक चक्कर होता है, एक Yeah. सेरेमनी होती है, जो मुझे झंडे के सामने खड़ा किया। बोलता है यू लॉयल टू दिस? या बोलता देन यू आर अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नेशनल सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा दिया। बोलता यू आर अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, तो हंस के हाई फाइव दिया। ये क्या हो रहा है? आई मीन उस वक्त तक मैं भी ये वो डिसबिलीव के लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए या लीगल काम करते हैं। मुझे उसने हाथ उठा के नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया। मुझे बोला देखो, now you're turning into counterintelligence, we have to have you as a citizen because you'll be traveling from now on, so you need a passport, and we're gonna go to the post office and get your passport. So I just simply, that's how I become a citizen and become that was the starting of a counterintelligence for me. Okay. And so मतलब उसके बाद 9/11 हुआ and तो you worked primarily in the US or you had operations outside? नहीं नहीं, And आई वाज प्राइमरली, मेरा जो काम था 9/11 में वो था काउंटर इंटेल बेसिकली। वो सबसे बड़ी जो उस वक्त प्रॉब्लम थी, या सबसे बड़ी जो चीज ट्राई टू सॉल्व इट, वो ये कि अंदर दोबारा हमला ना हो। स्लीपर yes, सेल्स को कहते हैं इंग्लिश में, yes. कि यहाँ पर ये स्लीपर सेल तो नहीं है, कौन ऑपरेट कर रहा है, किस स्टेट। क्योंकि उस वक्त एफबीआई या आईस या किसी भी एजेंसी को हैड नो क्लू ये होती क्या बला है। I mean, Hmm. उनको ये नहीं पता था कि हनफी मालकी शाफी में फर्क क्या होता है। उनको ये नहीं पता था देवबंदी हनफी क्या होता है, और या बरेलवी हनफी क्या, नो आइडिया। सो वो एक And if दफा you मेरे पास जैसे, sorry, जी if you remember, the 9/11 guys, जितने भी थे, तो they were Western educated, उनकी दाढ़ियां नहीं थी and everything. तो it was to find these guys in the US was finding a needle in a haystack, right? course it is. They were very well planned. So, I mean, क्या होता था कि बेसिक नॉलेज इस्लाम की आपको होनी चाहिए कम से कम। वो किसी के पास भी नहीं थी, क्योंकि कोई मुसलमान उस वक्त था ही नहीं। देयर वाज नोबडी। मैं अकेला पाकिस्तानी, तो खैर अरब भी कोई नहीं था, मैं अकेला मुसलमान भी था, और अकेला यानी मिडल ईस्ट से पूरे एरिया से कोई इंडियन भी नहीं था। मैं इंडियन था, ना कोई पाकिस्तानी, क्योंकि दे डिडंट ट्रस्ट एनीबॉडी। ये सर्कल इतना इतना, मैं लकी Close. था जो आई गॉट इनटू द जॉब। दे डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, सो दे टुक मी इन। और उस वक्त जो था वो, दे वांटेड मी टू के हेल्प अस इन एजुकेट करने के लिए कि हाउ दिस ऑल वर्क, व्हाट इज द सेक्ट, व्हाट इज द सिस्टम, हु दिस गाइज आर। अब तो क्या हुआ कि मुझे एक दिन सुबह कॉल किया है, एक आइस का एजेंट था, क्रिस्मान, बहुत अच्छा होता था। मुझे कॉल करता, बोलता कैम कैम, मुझे कैम बुलाते थे वो, कैम। बोलता कैम, कामरान से वो कैम कर दिया था हमने मुझे। Yeah. कैम वी वेर गो, क्या करना है? बोलता है वी हैव अ टिप के कहीं टेररिस्ट जो है वो छुपे हुए हैं, एंड आई वांट यू टू एनालाइज दिस। मैंने बोला किस जगह? तो उसने बोला साउथ जॉर्जिया में एक माउंटेन है, वहां पे रिजोर्ट, वहां पे है ना। साउथ जॉर्जिया में तो कोई इस्लामिक सेंटर नहीं है। तो मुझे बोलता नो देयर इज दिस गाइस वेयरिंग टर्बन्स एंड थिंग लाइक दैट, ऑल बिग बियर्ड। तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि वो बेचारे कौन होंगे। खैर मैं नानी का टप्पा मैं साथ गया, तो हम लोग पहले दूर से देख रहे हैं, तो वो पगड़ियां बनी है, सरदार सिख थे वो। एंड दे वर वो क्या करते थे, वो जो योगा और वो उनका सेंटर था, बड़ी माउंटेन में उन्होंने कैसे करके बनाया हुआ था जो पीसफुल। तो वो क्या करते थे कि वो उनका भोजन होता था वहां पे, वो जो उनका सिस्टम है वो एक Langar. मेडिटेशन, वहाँ पे Yeah. मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन सेंटर था वो। Mm. अब ये लोग समझ रहे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जो बैठे हुए हैं ना बेचारे। तो मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा these guys are sick, what they are? मैंने बोला they are Hindu, they are not Muslim at all। तो वो अब एम्बेरसिंग भी फील हो रहा, तो जाहिर बात है वो पूरी टीम बुलाई हुई, उन्होंने रेड करने के लिए, स्वात आई हुई है, 25-30 ट्रक खड़े किए हुए अपने स्वात के अंदर में, हम लाफिंग एंड ऑल लाफिंग। तो so this is when they realize कि we need to take this a little bit more seriously। So then education was the first thing, then I had to educate the guys the difference between
व्हाट इज सल्फी, व्हाट इज वहाबी, व्हाट इज हनफी के। तबलीगी जमात का बड़ा मसला था। मैं खुद जो था वो हनफी देवबंदी मसलक से। तो तबलीगी जमात वाले आते थे। अभी अब मुझे बोल रहे हैं वो नाउ वी गॉट सम ट्रेस ऑन। मैंने ट्रेस ऑन हूँ बोलते हैं कॉल्ड टीजे, एक ग्रुप है टीजे। टीजे, नेवर हर्ड ऑफ इट। टीजे वो कार्यक्रम में डिजाइनर था, लेकिन यू नो, तो बोलता है नो मैन दिस गाइस आर टीजे। तो उसने मुझे लिखा हुआ दिखाया, उससे पढ़ा नहीं यार, तो वो तबलीगी जमात लिखा हुआ था नीचे। मैं उनको लेके गया, फिर मैंने कहा को सिट वॉच दिस गाय। वो सिर्फ आपको मस्जिद लेके आते हैं, मस्जिद से घर छोड़ते, वो तो लड़ने वड़ने की बात को करते नहीं है। लेकिन अब वो क्या होता था कि रिसोर्सेज इतने यूज हो रहे थे अमेरिकन गवर्नमेंट के कि वो दे वर चेसिंग द गोस्ट, दे हैड नो Yeah. क्लू। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड देन आई स्टार्ट गोइंग टू मस्जिद। मस्जिद जाके उनको जो जो सीरियस स्पॉट थे उनको बताया कि ये हनफी मस्जिद है, यहाँ ये नहीं होता, या ये यहाँ पे ये बरेलियों की मस्जिद है, यहाँ ये नहीं होता। ये एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है, डिफरेंट सेक्ट है, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, इनका रीजन अलग होता है, नमाज पढ़ने का तरीका ये, हाथ यहाँ बांधते हैं इस तरह। तो दिस इज व्हाट माय बिगनिंग वाज। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली आई स्टार्ट गोइंग टू द मॉस्क, डिफरेंट मस्जिदों में या डिफरेंट सेंटर्स में, डिफरेंट नेबरहुड जो होती थी। जैसे न्यूयॉर्क में क्वींस में उस जमाने में जो था वो काफी मसला चल रहा था। उसके अलावा एक वाइट प्लेन्स करके एक नेबरहुड है, वहां पर कुछ थोड़ा थ्रेट इन्फॉर्मेशन की राय करके राय न्यूयॉर्क में। तो देन दे सेंड मी अप देयर के टू ऑब्जर्व, to learn कि वाकई threat भी है या नहीं है। We don't want to send 20 SWAT guys if it's a ghost. Just go up there and check. So my job is to go up there and live in the neighborhood for maybe 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks at a time and figure out if the threat is real or threat is not real. Yeah. And what major undercover roles you took? Any significant arrest or which impacted U.S. national security you were part of? Any operations you Yeah, can of course. discuss? There was quite a few. There was a coup in New York actually. जो न्यूयॉर्क में वो प्लॉट कर रहे थे एक और उनका प्लॉट जो वो जब हम लोगों का और फैसल शहजाद वाला केस जो कार बॉम्बिंग पेशावर वाला। किताब तो बहुत बाद अच्छा। का है। उससे पहले उसके पहले 9 लड़के थे ये जो यमन से थे। वो दो यमनी थे, फलस्तीनी थे उसमें। तो दे वर प्लॉटिंग और उनके पास वो अलकायदा से उनकी कुछ बातचीत, वो थे अमेरिकन बॉर्न लड़के थे और उनकी बातचीत चल रही थी कुछ कि दे वांटेड टू डू समथिंग। सो ऑफ कोर्स इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंटेल थी। सो आई वेंट इन देयर एंड मॉनिटर। वो मस्जिद नहीं आते थे वो बिल्कुल। उनकी बात ये थी कि वो दे डोंट नेवर गो टू द मस्जिद। उनकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि डोंट अटेंड द मॉस्क एंड दे वर नॉट कमिंग टू द मस्जिद। सुबह नेबरहुड में वो जहाँ पर जाते थे रेस्टोरेंट हलाल खाते तो हलाल थे ये तो 100%। So yeah, go to the same restaurant, hang out with them, Yeah. got to know them a little bit, and figure out that yeah, this threat is real. These guys, it's for real. So I went back and explained. उनके बाद उनकी surveillance हुई, and then they were going for a training. जहाँ पे वो explosive training ले रहे थे, then they got arrested. It was 9 arrest. फैसल शहजाद तो बहुत बाद में हुआ है उसके। लेकिन उसके बाद एक मियामी में टू था। मियामी में उसमें एक अमेरिकन लड़का था, गोरा अमेरिकन कन्वर्टेड मुसलमान था, जो एक कैनेडियन था उसमें। तो वो लोग जो थे वो प्लॉट कर रहे थे। तो उसके बाद आई पेनिट्रेटेड दैट वन मियामी में। सो ये जो थे इसको बोलते हैं होम ग्रोन। सो आई वाज डूइंग लॉट ऑफ होम ग्रोन स्टफ ऑन दैट टाइम। बाद दफा 4 वीक लगते थे, बाद दफा 2 महीने, बाद दफा 3 महीने। और आई वाज हॉपिंग अराउंड इन फ्रॉम वन नेबरहुड टू अनदर नेबरहुड टू अनदर। एक दिन मेरा वॉशिंगटन में हूँ, एक दिन मैं मियामी में हूँ, एक दिन मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। सो अनवर अल वकी जो होते थे वो अलकायदा के, वो नॉर्थ कैरोलिना बेस्ड थे उस वक्त। तो अनवर अल वकी जो थे वो उनका भी सिस्टम नॉर्थ कैरोलिना में चल रहा था। सो आई वाज देयर अ लॉट क्योंकि ही वाज प्रीचिंग लाइक। सो उनकी सर्विलेंस चल रही थी वहां पर। उसके बाद जॉर्जिया में एक चल रही थी, शेख इब्राहिम करके हैं वो, उनकी चल रही थी। फिर न्यूयॉर्क में जिसको शेख फारूक जो इजिप्शियन इमाम, द ब्लाइंड इमाम जिसको कहते हैं, उनका केस चल रहा था। दैट वाज वन ऑफ माय केसेस। सो न्यूयॉर्क क्वींस में दैट वाज माय इन्वेस्टिगेशन। सो आई वाज अटेंडिंग दैट एज वेल। ही डिडंट used to preach in masjid, he used to preach out of his home. So I was going to his house with a special circle. Of course, nobody knew on that. So this was my घन चक्कर। एक दिन फ्लाइंग इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद पागल हो गया था कि घर जा नहीं सकता था। So I was flying from one spot to other spot, living in rented houses or hotels. That's what my life was. So so Al Qaeda was after 2001 still penetrated in the US with sleeper cells, और या ये लोग बाहर से लोगों को ज्यादा मोटिवेट करते थे जैसे मालिकी वगैरह जो है थ्रू their lectures, और कितनी radicalization थी within the Islamic Muslim community centers?
इसमें? देखिए जी, हुआ ये था कि मस्जिदें जो कि जुमे की नमाज में भी भरी नहीं होती थी, वो 9/11 के बाद जो था वो मस्जिदें भरी हुई थी, लोगों में जज्बा और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, विच इज अ गुड थिंग। एज अ मुस्लिम इट्स एक्सेलेंट थिंग कि आपके अंदर जज्बा है, आप मस्जिद जाइए, नमाज पढ़े, एज लॉन्ग यू डोंट वांट टू हार्म एंड हर्ट Yeah. एनीबॉडी, इनोसेंट पीपल। Yeah. लेकिन ये क्या हुआ था कि जो जो यूथ है, यानी वो जो बच्चे हैं हमारे, वो हम उनको एज अ टर्म यूज करते हैं, इंटरनेट के जिहादी। वो क्या कर Yeah. रहे थे, वो गूगल करते थे, फिर वो इंटरनेट पे कनेक्ट होते थे, क्योंकि फेसबुक और ये सब चीज़ों पे अलकायदा के पेजेस थे। आप थोड़ा जहाद अगर उसमें करेंगे तो एक आदमी की तस्वीर है, जो स्कार्फ बांधा हुआ है, तो आपने उसको ऐड अ फ्रेंड कर लिया। अब नाउ यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द लूप ऑफ द सर्कल, वो आप आना शुरू हो गए। तो रेडिकलाइजेशन इस तरह से बहुत हुई थी कि वो बच्चे वर लुकिंग फॉर एक्शन, कि हमें बदला लेना है जी, मुसलमानों को बदला लेना है। एंड द किड्स वर, उसमें हमारे पाकिस्तानी बच्चे बहुत कम थे, लकीली लेट्स से 10% भी नहीं थे। मेरा ख्याल है कोई तकरीबन मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा इसको, No वो problem, sir. 10% भी नहीं थे। लेकिन जो उसमें जॉर्डेनियन, यमन और ये जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। जॉर्डेनियन थे, यमनी, फलस्तीनी की न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा है। वो जो थे अरब बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा, इवन देवर अमेरिकन बॉर्न, समवर माइग्रेटेड, तो वो और उनको घर से भी जो था वो पुश होता था थोड़ा सा कि डू समथिंग। तो वो बहुत रेडिकलेशन बहुत ज्यादा, You दैट वाज द save रियल you save. Thank you for saving thousands of lives, because it would have, something goes wrong, so we'd have seen, more disaster, not just in the US but outside, right? This is अली called भाई आपने, preemption, right? anyway, Abs- this is something I want to explain something. We're going to take yeah, a couple of minutes. yeah, yeah. तो लोग इस बात को नहीं समझते। एक मामला हुआ, एक आदमी ने फैसल शहजाद ने एक प्लानिंग की, राइट, हो गया प्लानिंग, वो बेचारे ने लेके एक जीप खड़ी कर दी या ट्रक खड़ा कर दिया। वो फटा या नहीं फटा वो बहुत अलग बात है। उसके बाद जो आफ्टरमैथ होता है ना, वो बड़ा, मेरी बहनों के साथ, मेरी बहनें कॉलेज स्कूल जाती हैं, हिजाब करती हैं, घर में रोती हुई आती थी कि आज उसने तंग कर दिया, आज हिजाब खींच दिया। यार मेरे दिल पे क्या गुजरती है। मेरी वालदा का बाजार जाना बंद हो गया, लोग थूकते मेरी वाइफ के ऊपर, लोग मेरी वाइफ को लोग नाटसी कह के बुलाते हैं, या मेरी मेरी वाइफ अमेरिकन है, ठीक है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगर अबाया पहने हुए तो किसी ने अबाया खींच दिया। ये आफ्टरमैथ ये लोग नहीं समझते। ये लोग, व्हाट डिफरेंस डू यू मेक, अगर आपको जाके कुछ ब्लो अप करते हैं इनोसेंट लाइफ से, तो उसका बैक फायर जो होता है ना, उसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ऐसे लोगों के लिए कि आपकी आपकी आप दीन, अब आलिमों का आना बंद हो गया पाकिस्तान से, बैन लगा दिया। अरब मुल्कों से आपको आलिम आके, आपका असल काम तबलीग और दावत का तो बंद हो गया, तबलीगी जमात को आने की बात नहीं, दावत की आपको इजाजत नहीं है। आलिम को तकरीर करने से पहले अपने वॉच व्हाट दे सेइंग। तो आपके घर में बहनों, माओ, बेटियों का बाहर निकलना बंद हो गया। आपके जो हिजाब करती हैं उन्होंने हिजाब में उठा के फेंकना शुरू कर दिए। सो इज दैट व्हाट डिड यू अकॉम्प्लिश? मैं सिर्फ एक सवाल मेरे ध्यान में हमेशा होता है कि व्हाट डिड यू अकॉम्प्लिश, क्या किया? अकॉम्प्लिश ये कि आज फ्रांस में देखिए तो हमारे पर जुल्म है। पूरी दुनिया में आपको हकारत की निगाह से देखा जाता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, स्टूडेंट, बैन लगे, अब आपको स्टूडेंट वीजा नहीं मिलते, टेररिस्ट कहते हैं वो आपको। काम के लिए आप कहीं, आपके स्टोर, जिन लोगों के स्टोर थे, बिजनेस थे, तबाह बर्बाद हो गया। क्योंकि अमेरिकन के जहन में कभी ये मुसलमान, नॉन मुस्लिम जहन में था ही नहीं इनके। जब उनके जहन में आया तो उन्होंने आपके स्टोरों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, आपके डंकिन डोनर, आपके रेस्टोरेंट्स का बाइकआउट करना शुरू किया। बेड़ा गर्क हो गया। एक अच्छा आदमी जो एक अच्छी मईशत चला रहा था, पाकिस्तान को डॉलर भी बेचता था, वो बेचारे के खाने के लाले पड़ गए यहाँ से। उसके So, बहन, बीवी, बच्चे, बेटी सब बर्बाद हो गए। कामरान, ये अपब्रिंगिंग का भी तो मसला है कि जब आप यूएस या कहीं वेस्टर्न सोसाइटीज में जाते हो और आप अपने बच्चों को बचाने की खातिर उस सोसाइटी में मिंगल इन नहीं होने देते और उसे मजहबी बना देते हो, फोर्स मजहबी, तो ही कम्स अप विद डुअल पर्सनालिटी, सो व्हाट आई हैव सीन। तो उसकी पर्सनालिटी घर में कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है, तो यू एक्सपेरिमेंट विद दैट पर्सनालिटी। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? राइट? एब्सोल्युटली। देखें, आई मीन मेरी, मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी, मतलब ये कि कि मैं हराम नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, मैंने कभी जिंदगी में हराम नहीं खाया। मैंने कभी झटके का गोश्त तो बहुत दूर की बात, मेरे घर में वो चिकन, मेरी फैमिली, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि वो ऐसी कि चिकन भी वो जबिया हलाल होनी चाहिए, हाथ की कटी हुई, मशीन वाला नहीं खाते मेरे घर वाले कभी भी। तो जब अगर बाहर से चिकन सवाल, मेरी माँ कभी रेस्टोरेंट में जाके, मेरी माँ, वालदा, वालिद मेरे रेस्टोरेंट का फ्रेंच फ्राइज नहीं खाते उस डर से कि ये किसी ऐसे तेल में ना फ्राई हुआ हो जिसमें कुछ गलत जानवर का या किसी हराम जानवर का कुछ। तो मेरी अपब्रिंगिंग खुद ऐसे घर में हुई है। और क्या करते हैं कि
दीन सिखाना तो जरूरी है, अपने बच्चों को अपना दीन सिखाना बहुत 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 जरूरी है, लेकिन फिर उसके बाद आप जिस माहौल में आपको रहना है उसको रखना है, उससे नफरत जो सिखाते हैं ना, वो बैकफायर होती है आपको। फिर आप उसको Exactly. गालियां भी देना उस माहौल को, एक कुत्ते दे बच्चे ने फलाने दे बच्चे, ओ भाई, ये लोगों में ईमानदारी, आप पाकिस्तानी से बिजनेस करके देखो, यहाँ पर आपके पैसे खा जाएगा, मशहूर है, सवाल नहीं पैदा। इतने मेरे पास, जब मैं चौधरी बन गया था गाँव का, तो मेरे पास इतने मैटर आगे आते थे, वो जी फलाने मेरा पैसा खा लिया, फलाने मेरा पैसा खा लिया, इससे बिजनेस किया। गोरे के साथ कभी नहीं होता, आप बिजनेस करते हैं उसके साथ, वो आपको बोलेगा मैं तीन तीन वीक में पेमेंट करूंगा, 2 वीक में या 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया होता है। उसके जहन में मेंटेलिटी, खाने पीने, अब आप उसको अपने बच्चों को नहीं, ये नहीं बताते, उसको बोलते हैं ये काफिर है, फलां का बच्चा है, ये काफिर का बच्चा है, तुम्हारा दुश्मन है। वो बेचारों को पता नहीं दुश्मनी क्या होती है, लिटरली Acha, दे डोंट नो, so नॉट सेइंग आउट ऑफ प्रेजुडिस। so moving on from 2003-4, you were working, and then you went into joint terrorism task force. You had foreign missions as well. Say it again. The foreign mission, yes, started with Yeah. the JTTF. That's what it started. So Yeah. what happened, जब उन्होंने मुझे बेस मेरी चेंज कर दी थी उस वक्त, तो मैं क्योंकि अमेरिका से हर चीज बहुत दूर है, हर मुल्क बहुत दूर है, तो मुझे जो था उन्होंने क्लोज कर दिया था। उस वक्त मेरा दुबई में मुझे एक सेटअप कर दिया था मेरा, तो आई वाज दुबई बेस्ड बैक देन। तो मुझे Okay. वापस आना पड़ता था फौरन बैक, लेकिन मेरा जो एक अपार्टमेंट था वो मेरा दुबई में होता था उसको, तो मैं रहता वहां था, ताकि अगर आप किसी से, जब आप, क्योंकि मेरे राब्ते जो थे वो काफी तंजीमों ने, अलकायदा से मेरे राब्ते तो शुरू हो गए थे, मैं उनसे बातचीत में था, इन टच में था उनकी कमांड से, एजान कब्र को। तो वो क्या होता था कि अगर आप उनको ये कहें कि आप अमेरिका में, तो वो थोड़ा हेजिटेट होते थे आपके साथ मिलने बात। लेकिन अगर आप मुझे, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई डोंट लिव देयर एनीमोर, आई लिव इन दुबई, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव इन अ दारुल कुफ्र। तो वो थोड़ा सा देन दे गॉट ईज इन, तो उनको वो थोड़ा ईज हो जाता है कि हाँ ये देयर इज समथिंग, क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट समबडी इन अमेरिका, but they trust somebody, of course, living in Dubai. And I was a business guy, and I had a business background. So I was introduced in Al Qaeda as a logistic guy. क्योंकि मेरी जो presence थी, they approached me, जो with कि यार can you get, क्योंकि मेरी अमेरिका में मैंने बताया कि मेरे cousins हैं मेरे, so I have access to stuff there. So they were asking for things like, can you get us, क्योंकि यहाँ पर you can buy scanners, police scanner जो होते हैं वो आप legally buy कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में लोगों को नहीं पता कि आप लीगली अमेरिका में बाय कर सकते हैं, दुनिया में कहीं और नहीं बाय कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये टू वे रेडियोज होते हैं यहाँ पे लीगल है, पाकिस्तान में इलीगल है। आप यू कैन नॉट ओन अ टू वे रेडियो इन पाकिस्तान आप लेजर ओन नहीं कर सकते, यू कैन बाय अ लेजर हियर। आप यहाँ पे चाहे जितने बुलेट या ब्लैक पाउडर जितना चाहे किलो के हिसाब से खरीदने, नोबडी आस्क्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लीगल। सो वो क्या करते थे, दे न्यू इट, तो दे बोलते थे कि हमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर चाहिए, या लोकेटिंग बीमर चाहिए, या हमें इनक्रिप्टेड रेडियो, टू वे रेडियो लॉन्ग रेंज वो चाहिए, जो यहाँ लीगली मिल जाते हैं। तो फॉर मी इट्स नो प्रॉब्लम बाइंग इट। सो आई वाज अ लॉजिस्टिक गाय इनिशियली, आई यूज्ड टू फिल देयर ऑर्डर्स, encrypted radio, communication devices, high-end computers, media computers, Ansar Media के लिए उनको चाहिए होते थे. So that kind of devices, high-end cameras and stuff like that. Surveillance के लिए उनको long range camera चाहिए होते थे, जो यहीं काफी तौर पे मिलते हैं. तो वो that's how it started off. So I would deliver, and जैसे मैं दुबई में हूँ, तो मुझे they think I'm getting it from America to Dubai. They didn't know my, किस तरह आते थे. Somehow, Yeah. and then I ship it from Dubai to XYZ country. For example, I have to ship it to Yemen. Yeah, I have to ship Yeah. it to Egypt. Yeah, I'm shipping it to Afghanistan. So we're getting the addresses, phone numbers, IP addresses. So it's all electronic covering होती थी. NSA जो थी वो बहुत closely काम कर रही थी मेरे साथ जो था. तो वो NSA, National Security Agency, वो analyze करते हैं that, and they trace the IP addresses, the phone numbers, वो फिर उससे link निकालते हैं. They call it loop system कि एक नंबर से वो दूसरे को तीसरा से चौथा. Then another thing we used to do, जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे स्पेक्ट्रम एनालाइजर चाहिए फला एरिया के लिए, एंड आई से ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट. सो ऑफ कोर्स वो जब FBI या CIA जब उसको शिप करती थी, वो NSA का पता बेसिकली, तो उसमें एक ट्रेसर लगा होता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. और उसके अलावा एक और ये चीज होती थी कि मैं आपसे बात करते करते मैं आपको सॉफ्टवेयर भेजता था. मैं बोलूंगा मुझे एक सॉफ्टवेयर आपको भेज रहा हूँ, उसका वो आपके फोन में चला जाएगा. जब वो फोन या यूट्यूब की वीडियो भेजी मैंने आपको, जब आपने वो यूट्यूब वीडियो पे अपना क्लिक को लिंक किया, तो आपका फोन वो NSA के पास चला गया, पूरा डाटा उसका. उस डाटा से वो सारे एड्रेसेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, लिंक एड्रेस निकाल लेते थे सारे. तो दिस इज व्हाट काउंटर इंटेलिजेंस इज अबाउट. Yeah.
Yeah, and so you were delivering orders and logistics to Al Qaeda personnel in probably Yemen to everywhere. What about coordination between Pakistani intelligence agencies and FBI? I know Well, from 2002 3 तो बहुत ज्यादा था, especially Daniel Pearl के बाद तो और भी जी ज्यादा जॉइंट खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया था यहाँ से. ऑल ऑफ द टॉप गाइज, अगर आप क्योंकि मैं और आप एक ही फील्ड के हैं कामरान, मगर मैं दूसरी तरफ काम कर रहा था, आप दूसरी तरफ काम कर रहे थे एक तरीके से. तो दीज गाइज वर कॉट लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान वाज एट द फोर फ्रंट एंड जो लोग आज मुशर्रफ को गालियां देते हैं, ही वाज लीडिंग इट, थ्रॉटल, एब्सोल्युटली. विद फुल थ्रॉटल. व्हाट आपको क्या वाइब्स क्या आ रही थी पाकिस्तान से? वाज पाकिस्तान इन टू द वॉर अगेंस्ट टेरर, स्पेशली अगेंस्ट अल-कायदा? वेल, let's back it up a little bit. असल में जो उसमें कुछ केसेस है जिसमें Yeah, एक पाकिस्तान में एक अल-कायदा का एक आदमी पकड़ा गया, उसका नाम था अबू जुबैदा. He was yeah. coordinator of Osama bin Laden. That was my case. Hmm. So I was Oh, linked to that Abu was your Zubaydah. case. Abu Zubaydah Acha, was my okay. case. Abu Jahad was my case. Abu Zubaydah was one of my cases. Because they were in contact with me. Abu Zubaydah was the one who was placing orders actually. But we Yeah. were little. Then I explained it to you, a little bit. पहले मैं आता हूँ आपके सवाल की जवाब के साथ. होता ये था कि पाकिस्तान was a darling. Of course it was. क्योंकि पाकिस्तान जो था वो एक पार्टनर था अमेरिका का. ठीक, which is true. लेकिन वो ऐसा पार्टनर था, वो ऑन नीड टू नो बेसिस पे था कि आप अमेरिका जो है वो ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं. वो उनसे हेल्प पूरी लेता था, पैसे पूरे देता था. दे वर हेल्पिंग आउट, दे वर लॉट ऑफ फाइनेंशियल Yeah. बेनिफिट्स थे, इक्विपमेंट देता था. लेकिन जो चीजें असल में दे डिडंट ट्रस्ट. जैसे ऑपरेशन करना है अबू जुबैदा का, पाकिस्तानी वर नेवर नो, तो पाकिस्तान को कभी नहीं बताएगा. अबू जहाद पे करना था, अबू वाइल अल-सूरी का हुआ वहां पर. कई ऐसे ऑपरेशन है जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने लूप में नहीं रखा और कभी बताया नहीं. सो एक वो सौतेला बेटा करके उन्होंने रखा हुआ था उससे. दे वर ओनली, जो इनका असल जो पार्टनर था वो जॉर्डेनियन थे. जॉर्डेनियन के साथ जो Yeah. दे वर डार्लिंग इन बेड विद. पर पाकिस्तानियों को उन्होंने हमेशा एक नीच और कमीन समझ के रखा है. काम निकलवा लिया, बताया कुछ नहीं, और सर्वेलेंस पे भेज दिया, बताया कुछ नहीं. पर या ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मुशर्रफ के दौर में जो काम किया है वो अनबिलीवेबल. आई मीन सबसे बड़ा डेंट जो अलकायदा को लिया है वो मुशर्रफ के दौर में हुआ है, इससे बड़ा कभी भी नहीं. So, and if you remember, General Musharraf survived the assassination attack from them. So you were talking about Abu Zubaydah and everything was your operations, right? These were, जी big names, big names. If you people know Abu Zubaydah, he was the guy. Abu Jihad, was the main guy. Did you get the head money for those or not? नो, बिकॉज आई वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय. मैं तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था, मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरी सैलरी बेस हूँ. तो अब आप जो भी करूँ, आप इससे बड़ा मेरे पास जो सबसे बड़ा बीटल्स का जो था, मैंने इंजॉमी, जो ब्रिटिश जो बीटल्स, मोहम्मद इंजॉमी वाज माय Yeah. केस. ही डिड माय दैट वाज माय केस. आई अरेस्टेड द गाय. लेकिन उसका $25 मिलियन का रिवॉर्ड था. मुझे ₹1 भी नहीं मिला. मुझे थैंक यू नोट मिला था और एक ग्लासेस मिले थे मुझे, जो दे नो आई लाइक ग्लासेस. बट विल गो आफ्टर. उसके बाद उधर में हम लोग बिखर जाएंगे थोड़ा सा. सो लेट्स गो बैक टू आप लोग का जो मुशर्रफ पे हमला हुआ था. तो जो आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देता हूँ कि जो पाकिस्तान से आईएसआई का जो एफबीआई का रिश्ता था, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ. Yeah. अदनान रशीद जो था वो, उसने ये हमला किया था मुशर्रफ के ऊपर, जो 2 अटेम्प्ट किए थे. उसके अलावा अदनान रशीद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल अदनान रशीद अलकायदा के Yeah. लिए एज वेल, was back then very important guy. So अदनान रशीद ने बहुत अफगानिस्तान में जो जेल ब्रेक हुए थे वो अदनान रशीद ने किए थे. 2 बड़े जेल ब्रेक किए थे अदनान रशीद ने, जो अलकायदा के और तालिबान के जो छुड़ा के टीटीपी के लिए उसने हायर करके बहुत बड़े पैमाने पर. और फिर आपका जो कारसाद के जो एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था, पीएफ पे हमला हुआ, तो वो अदनान रशीद का हमला था. Yeah. सो मैं अदनान रशीद से टच में था. मेरे साथ अदनान रशीद की बातचीत थी. अदनान रशीद ने ड्रोन गिरा लिया था अमेरिका का. तो वो ड्रोन जारी बात है हम लोगों को चाहिए था. तो मुझे वो ड्रोन, हम लोग को जीपीएस चाहिए होता. तो आई वाज बाइंग अ ड्रोन एज अ रिसर्च अलकायदा गाय. ही नो मी एज अलकायदा गाय. मेरा नाम जो है वो कुनिया, वो कामरान या फैसल या फरीद नहीं थी. मेरा नाम था अबू मोहम्मद अल अमरीकी. सो ही वाज इन टच विद अबू मोहम्मद अल अमरीकी. और वो मुझे मैं उससे वो जो जीपीएस उसने गिराया था, जो ड्रोन से जीपीएस अमेरिकन ड्रोन का, वो मुझे चाहिए था. सो आई वाज इन टच विद हिम. सो आई गॉट इट. तो वो उसको मैंने, पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास अफगानिस्तान का एक इलाका है जो जो बिल्कुल
टच करता है पाकिस्तान के साथ। मुझे उसकी जीपीएस लोकेशन मैंने लॉक कर ली थी, क्योंकि मेरे साथ वो टेलीग्राम एक ऐप होती है, उस पर हम लोग बातचीत कर रखे हैं। आई पॉइंटेड इन। सो मैंने एफबीआई को ये कहा कि लेट्स डू वन थिंग, प्लीज 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 डू मी अ फेवर। उसको क्या करो कि इसको हमने पिन पॉइंट तो कर लिया है, इसको क्या करो प्लीज, इसको पाकिस्तान इंटेलिजेंस को शेयर कर दो ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो परवेज मुशर्रफ है उसके अटेम्प्ट में, दे नहीं होता। अदनान रशीद को कौन नहीं जानता, उसके सब नाम जानते हैं। तो मैंने बोला यार ये प्लीज एक काम करो, ये आईएसआई को टेप कर दो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। सो दे रिफ्यूज टू डू। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा भी आया, मुझे बहुत बुरा भी लगा कि यार एक आई मीन ही, क्योंकि यार ही इज नॉट थ्रेट टू अमेरिका, तो उसको वो आईएसआई को उन्होंने कॉल नहीं किया। मैंने 2 बार उसको लॉक इन किया, उसकी लोकेशन 2 बार मैंने उसको लॉक किया, एंड दोनों बार जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने बोला यार लिसन, क्योंकि उससे इंटेलिजेंस मिल रही थी, उससे रिपोर्ट मिल रही थी, उन्होंने बोला लेट हिम बी। और जो पाकिस्तान में, मुझे पता था कि वो पाकिस्तान में अटेम्प्ट कर रहा है। और एक से ज्यादा था हुआ है मेरे साथ। एक दफा एक लड़का था मेरे साथ, जो जब मैं तुर्की में था, तो मेरे साथ एक लड़का था अब्दुल बासित, पाकिस्तानी लड़का था, अब्दुल बासित नाम है, डस्का का लड़का था। और एक था अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन वो था जिसने एफआईए लाहौर सेंटर में धमाका किया था, बम ब्लास्ट किया था, ये वो लड़का था अब्दुल अब्दुल मतीन। वो मेरे साथ तुर्की में था, मेरे साथ सीरिया में भी था। और अब्दुल बासित जो था, जिसने इस्लामाबाद में ये प्लॉट करा था, कोई अटैक इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर अटैम्प्ट करा। तो ये जब अब्दुल बासित पाकिस्तान गया तुर्की से वापस, तो मैंने उनको कहा एफबीआई को, मैंने कहा जस्ट मेक श्योर कि आईएसआई को बता दो कि ये पाकिस्तान वापस जा रहा है, ये कुछ करेगा तमाशा। इन्होंने क्या किया, एफबीआई ने आईएसआई को नहीं बताया, दे डिडंट टेल। मुझे बहुत गुस्सा था। खैर मेरे पास एक कांटेक्ट था अपना कुछ आईएसआई का जाती, फिर मैंने उसको कांटेक्ट करके मैंने बताया कि अब्दुल बासित है, ये दस्का में है इस वक्त यहाँ पर, ये मेरे साथ सीरिया में था। उनको मैंने ये बताया मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, जैसे मैंने अनोनिमस टिप दे दी, लेकिन उनको इतना उसकी पिक्चर और इतने प्रूफ दे दिए थे कि उनके लिए ही गॉट पिक्ड अप उसी वीक में। उसके बाद मुझे बड़ी लान तान हुई, गालम गलोज हुई मेरे मेरे सुपीरियर से, व्हाट डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू इट। मैंने बोला लिसन मैन, ये जाके हमला करता वो वाज माय कॉन्शियस पाकिस्तान के अंदर, आई कुडंट बी लिव विद दैट। सो मेरे साथ वो बहुत मुश्किल चीज थी। उससे मेरे ताल्लुकात में थोड़ी दरार भी आई, क्योंकि आई शुडंट बी डूइंग इट, यू नो, मेरी लॉयल्टी जो है वो एफबीआई के साथ या अमेरिका के साथ थी, एंड आई डिड समथिंग, बट इट वाज फॉर मी, इट वाज प्राइमरी सेविंग लाइफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। उसके बाद एक से ज्यादा केसेस हैं ऐसे कि आई हैड टू डू इट ऑन माय ओन। Yeah. So Adnan Rashid apparently was probably one of the most, sophisticated terrorists we know. जो he was anti-Pakistan and everything. So this was जब Americans कहते हैं कि भाई, the Pakistan was not, somehow been clear with us. It shows that the Americans were actually knew a lot of intelligence, and they didn't give out at a right time. तो and this is what क्योंकि अमेरिकन के साथ तो यही है ना कि वो आते हैं और चले जाते हैं, भुगतना हमें पड़ता है. सो यू हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान. वी हैव टू लिव इन दिस कंट्री, वी हैव चिल्ड्रन इन दिस कंट्री एंड वी हैव अ ग्रैंड चिल्ड्रन इन दिस कंट्री. तो अमेरिकन तो Adnan Rashid was caught from Waziristan eventually, somehow, and was eliminated, I guess. So what happened afterwards? तो ये आप realize करना शुरू हो गए to the Americans, आपके अंदर से एक पाकिस्तानी जागा, obviously. You're a Pakistani as well, and contract पे आपको अब तक रखा हुआ है. So what happened afterwards? आगे की स्टोरी क्या है? लेट्स मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान में जिस फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ घर में बच्चे यहाँ बड़े जो पैदा भी हैं, मेरे बहनों के बच्चे, वो उर्दू बोलते हैं। उनको इंग्लिश बाद में सीखा, वो स्कूल जाके इंग्लिश सीखते हैं, घर में वो उर्दू बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि मेरी बहन अभी, जस्ट टू गिव एन आइडिया, कि बच्चों को पाकिस्तान लेके गई थी, अमेरिकन बॉर्न बच्चों को, जो कि 4 या 5 या 6 साल के हैं। उससे वहां के बच्चे, जब वो उसके कजन इंग्लिश बोल रहा था, वो उनकी शक्लें देख रहे थे, और वो वहां पराठे और मलाई खा रहे थे, और वो बच्चे थे वो बर्गर खा रहे थे। तो हमारे घर का माहौल थोड़ा सा हमेशा से, मेरे वालिद साहब और वो अब कुर्ता पजामा ही पहनते हैं वो, कभी वो मतलब घर में खाना जो है वो हलवा पूरी संडे को बनता है, मेरे वालदा हलवा पूरी बनाती है संडे को, और कढ़ाई मेरी वाइफ बहुत बेहतरीन बनाती है, हलीम नहारी बिरयानी। यही होता है। मेरा वतन से जो था वो दूरी तो थी, लेकिन मेरी वतन की दूरी मजबूरी थी, मैं वहां रह नहीं सकता था। लेकिन मेरा दिल जो था ना, वो एक खिंचता था पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान की मोहब्बत। और जब जितना दूर होता है ना इंसान, वो उतनी बढ़ती है। ये बड़ी कमबख्त चीज है, जितना दूर लेते जाए आप उसको, जितना मजबूर करते रहेंगे, तो उतना ज्यादा जो है वो आपको मैग्नेट की तरह ये अंदर, मतलब मैं पाकिस्तानी, अगर कोई, मैं मिली नगमा नहीं सुन सकता था, है वतन पाक वतन मैं कभी नहीं सुन सकता, मेरी आंख में फूट फूट कर रोना शुरू कर देता,
कि मेरी आंख में मतलब मुझसे नहीं होता था कि मैं कहीं सुन में भागता था बाहर। तो अदरकास्ट के प्रोग्राम में मैं जाता नहीं था इस वजह से कि यार ये लोग मिलीनियर में जाएंगे, मैं बैठ कर रहूंगा, मेरा मजाक बनेगा वहां पर। तो मैं आई कुडंट टेक इट। और तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मेरे अंदर था, लेकिन एक पैसा भी एक चीज होती है। आई हैड टू सपोर्ट माय फैमिली, मुझे फैमिली सपोर्ट भी करनी थी। जो मेरी जिंदगी थी वो बहुत अय्याशी की जिंदगी थी कह लीजिए। आम आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तसव्वुर तो क्या मतलब, आप यू रूल एवरी एजेंसी देयर इज, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिग्नेचर से आपको $1 million इश्यू हो जाता है। दे डोंट आस्क क्वेश्चन व्हाई। यानी अगर मुझे मुझे अगर फेरारी चाहिए किसी ऑपरेशन के लिए, आई डोंट टेल हिम व्हाई, जस्ट आई नीड इट। क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी, मेरे नाम से जो अरेस्ट हुए थे, आई वाज अ लैंडमार्क गाय, आई वाज वन ऑफ देयर बेस्ट गाय अकॉर्डिंग टू देम। सो नेवर, और आई नेवर अब्यूज एनीथिंग। अगर मुझे प्राइवेट प्लेन चाहिए तो एक नॉर्मल एजेंट को प्राइवेट प्लेन के लिए अप्रूवल करना पड़ता है एक हफ्ता पहले। मुझे क्या होता था, 2 घंटे पहले मैंने कॉल किया, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मुझे बोलता गो टू द हैंगर, यू गेट वन। लियर जेट चाहिए तो लियर जेट मिल जाएगा 2 घंटे पहले, तो यू नो विल हैव द चार्टर फॉर यू, डोंट वरी। अगर नहीं तो प्राइवेट चार्टर खड़ा कर देते थे मेरे लिए। सो दिस इज हाउ द लाइफ वाज अमेजिंग। लेकिन मोहब्बत तो हमेशा से थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। और दुखता भी था so दिल। yeah, so what happened in London? How did it started? जो सब सुनना चाहते हैं कामरान भाई, what really जी happened? हाँ, लंदन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि मैं आई वाज नॉट ओनली वर्किंग फॉर FBI, जेटीटीएफ के साथ साथ मेरा जो था वो लिंक इंटेलिजेंस जो थी वो बेसिकली CIA होती है, जो आपको हैंडल करती है, जो आपके प्रॉब्लम्स को या आपकी जो अमेरिका से Foreign बात आकर intelligence, yes, yeah, और foreign इंटेलिजेंस। intelligence. उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे MI6 आई, क्योंकि मेरे साथ मैं बहुत ब्रिटिशर के साथ काम कर रहा था, जो ब्रिटिश टेररिस्ट थे सीरिया में या तुर्की में जब मैं रह रहा था। तो देवर लॉट ऑफ, तो मेरे MI6 ने रिक्वेस्ट किया CIA को कि वी वांट टू, दे न्यू कि समबडी वाज देयर, दे न्यू, उनको आइडिया था कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू करने के लिए, या दे वांट टू मीट मी, तो MI6 के साथ मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन CIA ने करवाया कि भाई यू कैन हेल्प देम आउट, एंड दे आर जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन बैंड लाइन। उसके बाद फ्रेंच नहीं, इंटेलिजेंस आई टू अच्छा एक सेकेंड, आपने आपने 3-4 इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन की, ऑब्वियसली एज एन ऑपरेटिव, हाउ डू यू फाइंड द ब्रिटिश इंटेलिजेंस मैकेनिज्म वर्सेस द अमेरिकans? आर दे मोर काम, क्वाइट, पेशेंट, और व्हाट? हाउ डू दे दे आर वर्क? वेरी लेड बैक, वेरी प्रोफेशनल, वेरी लेड बैक एंड बाय द बुक गाइस। उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अब CIA क्या करती है, कर दो जो करना है, तो पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है, विल हैंडल, डू व्हाट यू गॉट टू डू, विल हैंडल इट। पॉलिसी के अगेंस्ट जाना है तो दे विल ब्लिंक यू आई, बोलता डोंट वरी वी गॉट यू, करो तुम्हें जस्ट ये गोल है, ये अकॉम्प्लिश करना है, डू हाउ यू डू इट। ब्रिटिश क्या होता है, दे गिव यू स्क्रिप्ट, ये आपको स्क्रिप्ट देते हैं, वी वांटेड दिस दिस एंड दिस। आप लाइन से नहीं हट सकते ब्रिटिशर के साथ, क्योंकि SOPs, इनके right? पास जो है वो, oh my god, they buy the book, so it's pain in the ass for somebody like me. I'm a wild west guy, and आप कुछ मुझे बांध के बिठा दो, बोले यार ये तो मैं, you have to do something by the book, So very talking difficult task. about England, did you deal with Rashid Rauf case? Any? I did, एक आपकी एक लड़की थी, वो बेचारी छोटी बांग्लादेश की थी, वो लड़की वो ISIS पे सीरिया चली गई गई। थी, हाँ। जी हाँ, yeah, that was one of my cases. ब्रिटिशर्स नहीं चाहेंगे कि मैं उनके केस के नाम लूं, बहरहाल I'll say some things about जो ब्रिटिश के काम थे। बट जो मीडिया से था अलकायदा का, वो यूके से चल रहा, वो यूके चला, अल अंसार मीडिया के नाम से होता था। तो दे कॉल देमसेल्फ लाइन ऑफ लूटन, वो वहां पे, that was one of my cases, लाइन ऑफ लूटन जो थे वो सारे हैं, वो that was one of my cases। फिर उसके अलावा कुछ आइसिस के लोग थे, जो मोहम्मद इंजवामी, या वो जो बीटल्स के जो थे, जो गए हुए थे आइसिस के, जिन्होंने अमेरिकन जर्नलिस्ट को दे beheaded अमेरिकन जर्नलिस्ट होली करके जो था, that was one of my cases। वो था, which I can say openly। there are cases in England जो मैंने इंग्लैंड आके किए, वो नहीं चाहेंगे ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनको मीडिया पे आने नहीं दिया था, क्योंकि वी प्रिवेंटेड कपल ऑफ बॉम्बिंग्स। एक सबवे बॉम्बिंग थी जो कि प्लॉट हुई थी, एंड so they eliminated it. Somehow I was there, and we went to Algerian mosque. Maybe you understand, maybe you not. Yeah. But that was the it. उसके बाद वो arrest हो गए, वो लोग disappear हो गए. Nobody nowhere there. So I don't think MI6 like me to, they're going to be very harsh with me. Remember Jihadi Jack or something guy who used to John. behead people? Jihadi John, Jihadi yeah, John. yeah, See, that was one yeah, of my cases. yeah. और So उसको pretty much, 25 का इनाम था जो मुझे नहीं मिला। यार ये वैसे जो है ना, ये जरा मुझे अब
मुझे गुस्सा आ रहा है कि all these things and you lose out that money, you put your life on line literally in these cases. नाम लेने बहुत आसान है, बस करना बहुत मुश्किल है। ये जो कराची की ट्रेनिंग है ना, हर जगह काम आ जाती है। तो नहीं, लेकिन बजल क्या था, वो एक देखिए एक सेंस ऑफ प्राइड भी था। नहीं, पता है क्या हम बुलाते थे मुझे? मुझे बोलते थे लायन ऑफ पाकिस्तान। मुझे बीआई ने जो नेक दिया था ना, तो मुझे वो मुझे अबू मोहम्मद तो नहीं बुला सकते थे। तो मुझे वो कैम जो था, वो मेरा नाम पाकिस्तानी और अमेरिकन में था। लेकिन जब वो किसी और कंट्री से आते थे, फ्रेंच इटालियन साइड, तो बोलते हो यू हेयर टू सी द लायन ऑफ पाकिस्तान। तो वो मेरी शनाख्त वो लायन ऑफ पाकिस्तान ही थी। तो आई हैव अ लायन टैटू हियर, इट्स फ्रॉम हियर टू yeah, हियर, लायन टैटू। There was for a reason why I had to put that on for some case. So they call me always with sense of pride होता था कि I still represent Pakistan. यानी नाम yeah, लेता, we have a Pakistani guy. We have yeah. always, कांग्रेस में जब ये मामला उठा था इंटेलिजेंस कमेटी में, तो they refer me to it, the Pakistani guy we have. And that was like, oh wow, the Pakistani. Nobody cared वो Faridi या Kamran, नहीं, a Pakistani guy. And I walked in and I was blushing कि मेरे मुल्क का नाम है यहाँ। Okay, so what? तो अब ये whole this Jabir Moti drama, which came into and blew up. You entrapped him apparently. As in, what really happened? हाँ, जरा सब्र कीजिएगा इसमें मेरे साथ, जस्ट बेयर विथ मी, क्योंकि ये थोड़ी सी सेक्सी स्टोरी है। पर I'll tell you कि वो फ्लिप मोमेंट क्या था, बट आई हैव टू गिव यू अ लिटिल बिट बैकग्राउंड। Okay, अच्छा, okay, जब काबिर भाई का केस मेरे पास आया, तो आई वाज वर्किंग बिगर केसेस, जैसे जहादी जॉन है या फलाना जॉन। आई वाज डूइंग इंटेलिजेंस केसेस। मैं लोकल केस तो काम करता नहीं हूँ। इट्स एन इंसल्ट, आप किसी आदमी को जो हाथी का शिकार कर रहा है बोलो बकरी मारनी है, तो वो तो दैट्स गोना बी एडिंग टू इंसल्ट। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? मुझे जब न्यूयॉर्क बुलाया गया, मुझे कहा कि यू हैव टू हैव दैट, आपको बुलाया है न्यूयॉर्क ऑफिस ने और उनके पास एक केस है। तो न्यूयॉर्क का जो इंटेलिजेंस, मैं समझा कि व्हाइट प्लेन्स का जो इंटेलिजेंस को हैंडल करता है मेरा, जहाँ मैं करता हूँ, बोला नहीं, आपको जो मेन ऑफिस में बुलाया है, जो कि सिटी में मैनहट्टन। तो मैनहट्टन में वो क्रिमिनल केसेस करता है। मैंने बोला क्रिमिनल केस मैं नहीं करता हूँ, सॉरी, मिस्टेक हो गई होगी तुम्हारी कुछ। बोलता नो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू गेट देयर नाउ। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो बैठे बैठे काफी सीनियर एफबीआई के बहुत सीनियर काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट्स बैठे हुए थे। और एक उसमें से था, वो था जिसने जॉन गैरी का केस किया हुआ है, जो उसने जॉन गैरी, ये गंभीर क्राइम फैमिली, ये सारा जो किया हुआ, वो लैंडमार्क आदमी, यानी वो ही इज बाबा एफबीआई कहते हैं उसको। उससे हर कोई घबराता है देखते, क्योंकि उसने इटालियन माफिया के नाम से जो केस किया हुआ है, वो उसने उसने हैंडल किया हुआ था। तो जब उसको मैंने देखा, मैंने कहा मामला कुछ सीरियस है, अगर यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस। सो मैंने क्या किया कि उनको बैठ गया मैं उस बात सुनने के लिए कि what was going on। तो मैं उसके साथ बैठा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास एक केस है, और केस ये है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। No, take your time, no problems. ओके, या गो अहेड, look glad, I'll take a break, who need to get there? I can change, switch it to that side, it's no problem at all, I'll switch, don't worry। मैं switch कर रहा हूँ position। Yeah. Where are you, by the way? कहाँ पे? कोई होटल है? मेरा इट्स अ रिजॉर्ट, यहाँ पे मेरी जिम मेंबरशिप होती है, यहीं मैं जिम जाता हूँ, आई वर्क आउट हियर। Yeah. इट्स वो बोले कि दैट्स वेयर आई टेक माय ब्रेक। आई यूज्ड टू बी हियर, यहीं से मैं आई यूज्ड टू ऑपरेट आउट ऑफ हियर जब मुझे ज्यादा काम करना होता था। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ पे जिम है, इट्स लाइक अ हेल्थ स्पा रिजॉर्ट प्लस विद अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स स्टफ एंड थिंग्स लाइक दैट। Yeah. सो Yeah. अमेजिंग। So, and you अच्छा, love vape, I guess, right? oh man, I live off of this. So एक मिनट, Okay. yeah, let me Uh-huh. go to the change it to the wall position. Okay, I need to be facing the wall. Okay, it'll be easier. Yeah. No, I'm facing that one over there. Ah, Take your time. Take your time. मेरी बीवी है। She's अच्छा, okay. okay, okay. Good piece. I'm facing the wall right there. भाभी की तबीयत खराब थी बीच में क्या? ना? She had cancer. Sophia.
Can you come here 1 minute? इनको मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब तबीयत, काफ़ी बेहतर माशाल्लाह. So we get a lot of treatment. थाईलैंड में एक अनकन्वेंशनल होता है, भी हमने दुनिया में सब जगह जाके करवाया है. आवाज कामरान भाई मेरे ख्याल से माइक आपको करीब रखना पड़ेगा इसमें कहीं. जी जी अभी बेहतर हुई? हाँ बेहतर बेहतर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. So जी वो असल में इनको कैंसर डायग्नोस हुआ था और come here little bit. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. How are you? या हाँ तो भैया अब स्टार्ट करते हैं कि हाँ लंदन में गए और फिर आपका फ्लिपिंग पॉइंट था न्यूयॉर्क में. जी, तो असल में वो मुझे ऑफिस से बुलाया जब उन्होंने बताया कि एक सीरियस मसला चल रहा है यहाँ पर. और मैं जब एजेंट देखे ना मैंने सारे सीनियर, तो मैं थोड़ा सा शॉक मुझे लगा. मैंने कहा यार ये नॉर्मली एक कमरे में जमा नहीं होते, लेकिन एक ऐसी शक्लें जो आपको कभी एक साथ नहीं दिखती वो सारी बैठी हुई हैं. तो मैं थोड़ा सा शॉक में हुआ. मैंने कहा यार ये कुछ मसला अजीब चल रहा है. मैं बैठा वहाँ पे तो उनके पास फाइलें पड़ी हुई थी और दे वर ऑल इंटेंस. और कॉन्फ्रेंस पे कुछ और एजेंट भी जो दूसरे खित्ते से दुबई से ऑन लॉग इन थे. तो उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे बोलते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ग्रुप, ये कंपनी के बारे में क्या जानते हैं. मैंने लाइक आई नो अबाउट इट. सो आई स्टार्ट गिविंग हिम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिटिल बिट. आई एम फ्रॉम देयर रीजन भी मेरा ताल्लुक है, आई नो अबाउट इट. तो उस वक्त उन्होंने मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि दैट्स हाउ दिस ये जो स्क्वाड है, क्योंकि एफबीआई में स्क्वाड्स होती है, डिफरेंट स्क्वाड डू डिफरेंट. वो स्क्वाड के साथ मैं ज्यादा काम नहीं करता था. तो गिव मी मुझे बोला वी नीड सम हेल्प. तो मैंने बोला यार मैं तो काउंटर इंटेल करता हूँ. बोलते हैं दिस इज समथिंग गॉट टू डू विद काउंटर इंटेलिजेंस. वी हैव सम इंफॉर्मेशन, अ थ्रेट इंफॉर्मेशन कि शायद यहाँ पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक अटैक होने वाला है, होगा, जो कि कुछ पाकिस्तान की एंटिटीज हैं, कुछ पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट हैं, उन वो कोऑर्डिनेट करेंगे और यहाँ पर होगा. एंड इज गोना बी समथिंग सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक, बट दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग. तो मेरे बाल और एंटीना सारे खड़े हो गए उस वक्त. तो मैंने बोला श्योर, हाउ कैन आई से नो टू समथिंग लाइक दैट. तो मुझे बोलते हैं या वी नीड सम हेल्प ऑन दैट. सो देन ये स्टार्ट टारगेट जो है वो उन्होंने तस्वीर दिखाई, जाबिर मोती वाला. एंड ही इज कमिंग एज अ गेस्ट इन फ्यू डेज. आसिफ असलम का एक कॉन्सर्ट था ट्रम्प ताज कैसीनो में न्यू जर्सी. मुझे बोलता है आपको उसको यहाँ पे मिलना है तो आपको कोई इंट्रोड्यूस करा देगा, देन यू टेक ओवर फ्रॉम देयर. ठीक है, आई विल डू इट. मैं जाबिर भाई को मिला, मैंने फ्लाई किया न्यू जर्सी में नातिफ असलम के कॉन्सर्ट में पहले गया. जाबिर भाई थे वहाँ, उनको मिला, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया. वो कराची जैसे उन्होंने सुना तो जारी बात है वो उनके बाद डाक खाना फौरन मिल गया. उन्होंने नेशनल कॉलेज, फिर जो जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी. No problem. So we can we can move. जी you can start talking. So they start doing थोड़ा सा एको आ रहा है फीडबैक आपकी तरफ से या let me turn the volume down. हाँ जी, ओके. जी वो मीटिंग हुई वहाँ पर, जाबिर भाई से मिला, खाना मिल गया, उससे दोस्ती हुई, बातचीत हुई. वेरी डिफरेंट गाय, बिजनेसमैन ऑफ कोर्स. एंड उसमें ये हुआ कि व्हाटएवर आई मीन उनको मैंने उनको होस्ट किया वहाँ पर. सो एज अ पाकिस्तानी ये होता है कि जब आप किसी को होस्ट करते हैं एंड यू नो दैट वेरी वेल, आप बाहर रहे हैं, तो आपको कोई बाहर से मिलता है, वो पाकिस्तान ये आपको वापस आप कहेंगे कि यार मुझे पाकिस्तान को काम हो तो बताना. इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज दे यूज कि पाकिस्तान में कोई काम हो तो बताना. एंड ही गेव मी एन ओपनिंग. सो व्हेन इट वाज ऑफ कोर्स सारा रिकॉर्ड हो रहा था, सब अंडर सर्विलेंस था और एफबीआई तो वो नाचना शुरू हो गए वहाँ पे. दे गिव यू ओपन, ही गिव यू ओपन गोल, वेल नाउ यू गॉट टू किक इट इन. ओके, सो वी स्टार्ट डूइंग समथिंग. जैसे मैंने उनसे कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, तो उन्होंने कहा यार आई नो अ गाय, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ गाय. अब वो जो बताते जा रहे थे वो उनके खाते में पड़ता जा रहा था, क्योंकि वो कंस्पिरेसी है. अमेरिकन लॉ में तो कंस्पिरेसी है. अब आप किसी को बोलें कि मुझे बीड़ी खरीदनी है, बोले यार मैं दुकान बताता हूँ जहाँ से बीड़ी मिलती है, तो वो बीड़ी खरीदने में ही इज पार्टनर इन क्राइम नाउ. तो वो इस तरह से जाबिर भाई जो थे वो बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, वन आफ्टर वन आफ्टर वन. एंड उस टाइम पे मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे उसकी डेप्थ नहीं पता थी कि कॉन्सिक्वेंसेस, डेप्थ, पूरा डेमोग्राफिक नहीं पता था मुझे केस. एंड आई वाज जस्ट डूइंग ब्लाइंडली, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े अदर काम भी चल रहे थे एंड आई वाज डूइंग पार्ट टाइम दिस थिंग. सो आई केप्ट ऑन एंड देन आई वेंट टू पाकिस्तान, उनके साथ मिला, फिर उनके और दोस्तों को मिला, उनके ग्रुप के लोगों को मिला. वेरी नाइस गाय, गुड गाय, बिजनेसमैन ऑफ कोर्स. और वहाँ से जो एफबीआई की फरमाइशें बढ़ती रही कि वी वांट टू बाय सम गन्स नाउ, we need to buy this now, we need to buy that, and of course we start buying it. Now we need some heroin, and now we're getting into some serious stuff.
सो मैंने बोला यार मुझे दवाई भेजनी है, मैं किसी ही थॉट आई वाज वर्किंग विद रशियन माफिया। उनका ये था कि मैं अमेरिका में आई वाज वर्किंग विद रशियन माफिया, आई वाज लॉजिस्टिक गाय फॉर देम एंड आई हैव कनेक्शंस। सो यार मैं बता दूंगा कोई हुआ तो यादी यादिया करके ऐसा करके या समथिंग। सो वो जैसे जहाँ वो हामी भर रहे हैं वहां वहाँ उनके खाते में चीजें लिखी जा रही हैं, उनके नामा अमाल जो है वो सया होता जा रहा है। जब मैं ये सब करके यानी सारी मिशन अकम्प्लिश, मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, जब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके वापस आया तो वी अकम्प्लिश दिस। तो ये केस जो था, मुझे मैं और लोगों से मिला जो कि दुबई में ऑपरेट कर रहे थे या थाईलैंड में ऑपरेट कर रहे थे या अमेरिका में और स्टेट्स में, अमेरिका में भी ओपन था ये केस, जैसे न्यूयॉर्क के अलावा कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन, जहाँ जहाँ शिकागो, जहाँ पाकिस्तानी है। आपने वो नाम सुना होगा कायानियन, कालिया, कालिया अल्ताफ भाई, वो कालिया, दे वर रैप्ड अप इन द सेम रैप शीट में उनकी उनकी फैमिली का सारा काम भी उसमें था। तो देन आई स्टार्ट डेप्थ ऑफ इट, तो मुझे थोड़ा सा कुछ सवाल मेरे जहन में आए कि ये सिर्फ जाबिर मोती वाला तो नहीं है, दिस इज अ बिगर स्टोरी। तो फिर मैंने जब सवाल करना शुरू किए तो उन्होंने बोला कि देखो वी हैव टू, पाकिस्तान जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग भी करता है, पाकिस्तान हार्बरिंग टेररिस्ट को हार्बर भी करता है, यानी हार्बर करना यानी टेररिस्ट को पनाह भी देता है। और कई ऐसी यानी प्ले बोथ साइड ऑफ द, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, प्ले बोथ साइड्स ऑफ द फेंस, कि वो हेल्प भी करता है टेररिस्टों की, और जब हम चाहिए होता तो एक आध को मुर्गा पकड़वा देता है, बाकी जो है वो बड़े वाले वो अपने प्लेजर के लिए रखता है। दैट्स व्हाई वी डोंट ट्रस्ट हिम, दैट्स व्हाई वी डोंट हेल्प देम, दैट्स व्हाई वी दिस। उन्होंने पूरा एक रोना शुरू कर दिया, कहानी शुरू कर दी दास्तान। मुझे गुस्सा आया इसमें, आई डिडंट लाइक इट, क्योंकि वो फिर कहने लगे देखो द ओनली वे वी कैन डू इट, वहाँ पे दो जेंटलमैन बैठे थे टाई सूट वाले, हम लोग यूजुअली जीन्स और टी शर्ट होते हैं, चप्पलें होती हैं, आई वेयर स्लीपर्स, आई डोंट वेयर सूट्स। तो आई मीन ऑल द गाइस सेम वे, वी आर कैजुअल गाइस। सो दो सूट बैठे हुए थे, वी कॉल हिम सूट्स। तो वो सूट बैठे हूं तो देन इट्स लाइक अ लिटिल बिट वियर्ड, आई एम लुकिंग एट देम, मैंने बोला हु इज दिस जेंटलमैन सूट्स? तो बोलता है कि द सूट्स आर, ये एफएटीएफ से आए हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। तो मैंने बोला व्हाट इज देयर एंगल? बोलते हैं ये पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं एफएटीएफ में, एंड दे नीड टू प्रूव कि हमारे जो जो एविडेंस हैं, जो कि मैं पंजाब से या हाफिज सईद या लश्कर तैयबा के उसमें नाम थे और कई चीज़ों के थे। बोलते हैं कि वी नीड टू, क्योंकि वी नो कि लश्कर तैयबा, हरकत मुजाहिदीन, कश्मीर मूवमेंट, ये सारी पाकिस्तान की एजेंसियां इसको सपोर्ट करती हैं, और पाकिस्तान जब सपोर्ट करता है तो दे हार्बरिंग टेररिस्ट, दे हेल्पिंग, सो दे नीड टू बी ब्लैक लिस्ट इन एफएटीएफ। Acha, let me just break this down. So you were first contact in New York where we are saying there's a nuclear conspiracy, and Jabir Moti, a Maiman guy from Karachi, जो वैसे ही जी फट्टू होते हैं माजरत के साथ हमारे यहाँ सबसे, was बिल्कुल। involved in a bloody nuclear attack on the US soil. I mean, how मतलब ये क्या, can I too see वाला Yes. माना I mean, I can give you a little bit background, क्योंकि देखिए एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड हवाला नेटवर्क, अमेरिका में Yeah, तो yeah. बहुत ज्यादा, ब्रिटेन में भी होता है हवाला। सो एक होता है स्मगलिंग नेटवर्क, लोगों की एक हवाला नेटवर्क में आपके पास होते हैं, जो 9/11 का जो पैसा मूव हुआ था वो हवाला नेटवर्क के थ्रू मूव हुआ था। दैट्स हाउ दे गॉट द होल इन्फॉर्मेशन के मोहम्मद अता के पास जो पैसे सारे हवाले से आ रहे थे, वो उसमें पाकिस्तानी ये कालिया वाले इन्वॉल्व थे सारे, इनका क्रू था। दे डिडंट गेट पिंच, लेकिन FBI को पता था कि उसमें इनका कुछ लेन देन है उसमें। जब आपके पास लोग होते हैं ना, व्हेन यू हैव अ बॉडी, फॉर एग्जांपल MS-13 एक गैंग है, उसके ऑपरेटिव्स जहां पर हैं नाउ, अगर MS-13 को कुछ करना है तो दे कॉल देयर ऑपरेटिव की, एंड दे कोऑर्डिनेट समथिंग। तो इनका ये था कि अमेरिकन माइंड, FBI का माइंड ये था कि एक हवाला नेटवर्क तो मौजूद है, यू हैव ऑपरेटिव हु आर ऑलरेडी इलीगल, ऑपरेटिव्स हैं, इलीगल काम तो करते हैं, क्रिमिनल ऑलरेडी हैं, वो क्राइम भी कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा क्राइम कर रहे हैं। एक स्मगलिंग नेटवर्क है, स्मगलिंग भी होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, वो चाहे वो गुड स्मगलिंग हो, वो भी होती है, उसका भी नेटवर्क मौजूद है, जो पाकिस्तानियों को बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जिसको वो कोई कंपनी का नाम देते हैं, जिसको वो एक इंडिया से आए हुए साहब से बहुत ज्यादा वो उनकी तरफ रेफर करते हैं। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि उनका शेल्टर जो था वो ISI है। सो ISI जो है वो जो है द मदर ऑफ ऑल इवल, इनके हिसाब से था कि वो, सो इनका बेस मुझे उस वक्त तो नहीं बताया था, लेकिन जब मुझे बाद में ये आइडिया हुआ कि इनका टारगेट असल में वो जाबिर मोती वाला नहीं, जाबिर मोती वाला वो जस्ट अ पॉन, दे वांट टू यूज हिम। अगर जाबिर मोती वाला अरेस्ट हो जाता है, जाबिर मोती वाला क्या, दे विल कम एंड से भाई ना, यू गॉट 30 years in prison for conspiracy this, conspiracy drugs, guns, सब चीज। अब नाउ यू हैव टू गिव योर स्टेटमेंट कि तुम सारी चीजें ISI के बिहाफ पे कर रहे थे, अदरवाइज वी गोना गिव यू लाइफ सेंटेंस इन फेडरल प्रिजन। लाइफ सेंटेंस फेडरल प्रिजन, आदमी अपनी माँ भेज देता है उसके लिए। तो आप अगर जाबिर, कोई भी आदमी अपने जहन में होगा, वो आपको 30 साल की सजा है आपके पास, यू आर नॉट गोना मेक इट 5 years। फेडरल प्रिजन में पाकिस्तानी सर्वाइव नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
सो आपको उन्होंने एज अ यूज किया एज अ पॉन, और उसको उनका मकसद ये था सारी चीज़ों का कि जाबिर भाई को बोलेंगे कि ये दिस इज द स्टोरी, नाउ यू हैव टू गिव स्टेटमेंट कि आप आईएसआई जो थी वो आपको जो थी ये सारी कंपनी को या सारे आपके जो जितने दोस्त हैं उनको हेल्प कर रही थी, ये हार्बर भी कर रही थी, एंड दैट्स द मोटिव। उसके बाद वो उनका सेंटेंस 30 ईयर से करके 2 साल कर देंगे, स्लैप ऑन द रिस्ट विद प्रोबेशन, यू गो होम, यू गो होम, यू डोंट गो बैक टू पाकिस्तान, आपको अमेरिका में रखेंगे यहाँ पर, and you can stay here, do business, whatever you want to do. We give you documents, और आप you can live here. जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं सकते उसके बाद। That was a mega plan था उनका। तो जब आईएसआई का नाम उन्होंने लिया तो मैंने कहा यार, पहला सवाल मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मैं जब भी मुझे खुजली होती है मैं जाके, मेरी वाइफ ने पाकिस्तान में हर इलाका देखा हुआ है जो मोस्ट पाकिस्तानियों ने देखा होता, उसने मालम जब्बा, बहरीन, मदीन ज़िले के इलाका वगैरह सब देखा हुआ है इसने साउथ वजीरिस्तान भी देखा हुआ है, एंड शी हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम लाहौर, कराची, पिंडी, जो भी चीज़ है। मेरे बहनें हैं, उनके हस्बैंड हैं, सब शादीशुदा हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, मेरे पेरेंट्स जाते हैं, मेरे कजन्स हैं, माँ ननियाल ददियाल सब पाकिस्तान में। मैं ये काम करके आईएसआई के खिलाफ, हाउ कैन आई एवर टेल हिम कि नेवर गो टू पाकिस्तान, ये तो नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली के बाद पाकिस्तान चली जाए कभी दोबारा, एंड यू गाइस नेवर टोल्ड मी दैट। तो बोलते हैं दिस इज द प्राइस यू पे, दिस इज द प्राइस। और उसके बाद and let me just tell you, subconsciously you are obviously you are loyal to America, you're loyal to Pakistan, you ideologically अगर आप PSF से आए या हमारी भी inclination, we were liberal guys who were against Jamatis, अगर वो you know that whole mindset of extremism and fanaticism, वहां तक तो चल जाएगा बॉस, लेकिन अपने मुल्क से now you're getting into a different category, ये different territory है, different category है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान का नाम मुझे पता है कि ये क्या करते हैं, मुझे क्योंकि I've been doing it almost 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया मुझे ये करते हुए, तो मुझे पता है तरीका वारदात क्या है। वो क्या बोलते हैं कि शरीक के जुर्म ना होते तो गुफ्तगू करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। तो मुझे तो सारा पैटर्न पता है कि ये क्या करते हैं, ये एफएटीएफ में जाएंगे, जब एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट करेगी। अच्छा, उस वक्त तक मुझे इंडिया का, मुझे 2 चीज का भी, एफबीआई की मेरी जो फाइल है उसमें 2 चीज हेडलाइन में ऊपर लिखी होती है, नेवर ब्रिंग अप मोसाद, नेवर ब्रिंग अप रॉ। उनको पता है अगर मुझे ग्रेनेड जैसा है लगा, ग्रेनेड से पिन निकाल दूं, अगर आप मेरे सामने रॉ का नाम लेंगे ना, आई विल गो आफ्टर यू विद एवरीथिंग आई गॉट। तो मैं कभी अगर ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे रॉ इन्वॉल्व वो इंटरनेशनली था या कभी मोसाद इन्वॉल्व हुई, दे नो नॉट टू कम टू मी फॉर दैट, क्योंकि मैंने ब्लंटली कहा हुआ, किल मी, $1 बिलियन भी दोगे नहीं करूंगा, ये नहीं करता मैं, 2 चीजों के साथ नहीं करूंगा। बाकी फ्रेंच हो गया, डजंट मैटर, पर ये मोसाद और रॉ कुछ भी हो हमने। तो इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि ये जो इंटेलिजेंस सारी शेयरिंग थी वो रॉ की इंटेलिजेंस थी इनके पास। वो सारा जो केस था अगर मुझे बता देता मैं शुरू से ना हाथ खड़ा कर देता। तो उन्होंने दे गलती से जब वो फाइल मैंने देखी है और मेरे पास आई, उस पर रिबन लगे हुए थे, उसका एक लेवल होता है सिक्योरिटी का, वो मेरे पास जब मैंने खोली, और जब आई सॉ जेंटलमैन एंड ही यूज्ड टू वर्क फॉर, जब मैं उसको जानता हूँ, जारी बात है हम वी वर्क ऑन द सेम, एक लूप में काम करते हैं, तो वो इंडियन है और वो इंडियन एम्बेसी में होता था, और मैं उसको जानता भी हूँ कि वो रॉ के लिए काम करता है। जब मैंने उसको ऑफिस में देखा बाहर निकल रहा है, जब और कॉन्फ्रेंस रूम में भी 3-4 दफा मेरी उससे मुलाकात हुई, तो फिर मैंने 5+2+2 4 टुगेदर, तो मैंने फिर उसको पूछा बॉस को, मैंने बोला यार ये तो रॉ का बंदा है, यू नो दैट। बोलता है जो इंटेलिजेंस हमारे पास है वो रॉ से आई हुई थी, वी डिडंट वांट टू टेल यू कि यू नो यू नॉट गोना डू इट नाउ। सो मैंने बोला आई एम हाफ वे देयर नाउ। बोलता है वेल इट्स टू बैड। तो फिर वक्त मेरा फ्यूज तो था वो उड़ गया वहां पर कि यू नो व्हाट आई डिड, क्योंकि सारी चीजें जो हम इंटेलिजेंस जो एफबीआई को शेयर जो मैंने की थी वो रॉ को आगे हैंड कर रहे थे, और जो रॉ से ले रहे थे वो आगे इन पर मुझे झूठ बोल के काम करवा रहे थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या हरकत मुजाहिदीन। इनको अलिफ अनार लाम लद्दा भी नहीं पता था, वो सारी इंडियन शेयरिंग थी। तो वो उसके बाद आई पुट अ फुल स्टॉप टू इट। फिर जाबिर मोती वाला, यानी ये सारी बिगर पिक्चर मेरे सामने आ गई कि ये न्यूक्लियर पाकिस्तान को बदनामी करना, पाकिस्तान का नाम बैंकरप्ट हो गया पाकिस्तान, फिर क्या रह गया आपके पास अगर आप एफएटीएफ में हो गए, फिर आईएमएफ के सारे मसले और ये सारी चीजें ये बैकफायर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या था कि देन दे वर ब्लैकमेल कि आपका न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, जो कि आपकी ओनली सिक्योरिटी है। आपको सच बताता हूँ, अगर अमेरिका डरता है ना, मुझे पता है ये बात, अगर मैं बार दफा कहता हूँ व्हाई डिडंट यू डू दिस, बोलते हैं पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाई टॉप एजेंट्स जो CIA के या FBI के, वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। वहां जाके Kamran, after we've seen 1971 Indians, you know, publicly gone into Pakistan. जो बात infiltration की बात होती है, we made the bloody nuclear bomb, so you know, to protect Pakistan, and that is something we cannot, you know, Pakistan में जितना भी liberal आदमी हो, जितना भी right wing हो, one thing is for sure, it is the nukes which have
save this country, right? We can't go against Absolutely. that, right? वो हमारी Yeah. शान है. और ये It's- आपको रेमंड डेविस हाँ. वाला वाक्य पता होगा, he was doing the same damn thing. वो रेमंड Yeah, डेविस जो yeah. पाकिस्तान में था, he was after जो पाकिस्तान का सीक्रेट वेपन प्रोग्राम है, that was his whole job was. वो रेमंड डेविस का वही काम था पूरा. I mean, I know रेमंड डेविस, I knew him from here. मेरे साथ एकेडमी में रह चुका है वो. So I know the whole story कि वो क्या करता रहा है या क्या किस लिए भेजा था उसको. वो that's not his first visit. और भी Yeah. कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जो I know कि उनका एजेंडा जो था वो ये था कि पाकिस्तान America should go. आखिर में जब जाएगा बोलेगा now your nuclear arsenal is not in a safe hand, are on a terrorist blacklist, they can take your ass. So this was the whole game plan. And मैं अब घर गया, disheartened था बहुत, रोया पीटा, क्या मर गया, अब क्या करूं? I mean now क्या करूं? जो देना था वो तो इनके पास एविडेंस आ गया. मैं घर गया, I had to talk to my father क्योंकि वो एंड में वो एक ही चीज होती है, I had to go cry to his shoulder. So मैं घर में बाप के पास गया, बोला पहले नीचे मुंह करके ही बात किया कि मैं फंस गया. बोला क्या हुआ? उनको ज़्यादा तफसील पता नहीं होती किसी चीज़ की, मेरे कारनामों की. तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा काम कर रहा था मैं. आई ही सम आइडिया. मैंने बोला यहाँ पर हो गया मसला ये. तो उन्होंने थोड़ी देर सोचते रहे, 5-10 मिनट खामोश रहे, बिल्कुल जैसे सांप सुन गया. मैं डरा थोड़ा, पता नहीं क्या. फिर मुझे बोला बेटा बात सुनो, कुछ भी हो जाए ना, वतन मत बेचना, कुछ भी हो जाए. बोला क्या करेंगे तुम्हें? मैंने बोला हो सकता है मुझे जेल में डाल दें और वर्स्ट एसेट चले जाएंगे, सब कुछ होगा. बोलते क्या लेके आए थे? मैंने बोला $700. बोलता है बस ठीक है, इतना कर दूंगा कि $700 लेके चले जा सको वापस, लेकिन वतन मत बेचना. मैंने बोला वो पहले भी नहीं बेचना. दूसरी बात, फिर मेरी वालदा जाहिर बात है वो रोना शुरू हो गई. बेटा हम तो कभी वापस नहीं आ सकेंगे, हमें तो दफन वहाँ पे होना है, हमें तो यहाँ नहीं दफन होना है इस मुल्क के अंदर. फिर मेरी वाइफ जो है वो कहती है कि मैन डोंट वांट टू लिव हियर. अगर यही चीज़ है तो मैंने उसको पूछा, मैंने कभी तुम्हारी फैमिली है? बोलती है आई विल गो, आई डोंट वांट टू बी हियर, लेट्स मूव. हम लोग अभी मूव हो जाते हैं अगर अभी इफ इट कम्स टू दैट. मैंने बोला नो, आई हैव टू फिक्स दिस. तो हाउ एम गोना फिक्स दिस? तो फिर मैंने जाबिर भाई की फैमिली को पहले कांटेक्ट किया. सबसे पहले मैंने जाबिर की फैमिली को कांटेक्ट किया. उस वक्त जाबिर भाई लंदन में अरेस्ट हो चुके थे. तो मैंने उनकी फैमिली को कांटेक्ट करके बताया कि मैं सच एंड सच बोल रहा हूँ और दैट वाज मी हु डिड दिस एंड आई हैड टू फिक्स इट नाउ. आई हैव टू अनडू दिस होल थिंग क्योंकि इट्स नॉट ओनली जाबिर भाई, इट्स द पाकिस्तान. तो जाबिर भाई की फैमिली से किसी ने मुझे कांटेक्ट कराया. उनके लॉयर जो लंदन में है, दीपक दाद, उनका बड़ा अच्छे लॉयर है वो. तो दे कॉल हिम द डेविल्स एडवोकेट. ही इज वेरी वेरी गुड. सो ही कॉल्ड मी. फर्स्ट ही वाज इन स्टेट ऑफ डिसबिलीफ. बोलता हु? मैंने बोला कामरान फरीदी. बोलता हु? बोलता है आई कैंट बिलीव इट. मैंने बोला मैं फेस टाइम ऑन करो, आई शो यू माय फेस. मैं उसको फेस टाइम दिखाया. बोलता है शो मी योर आईडी फेस के साथ रख के. मैंने आईडी दिखाई, फिर भी यकीन नहीं है. बोला फेक होगी, पासपोर्ट दिखाओ. वो 10 मिनट तक उसने मेरी इंटरोगेशन की. बोलता है इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस. ऐसे फिर मुझे उसको मुझे बोला डू यू नो व्हाट यू डूइंग? मैंने बोला एक्चुअली नॉट. बोलता यू प्लेइंग विद फायर, यू नो द आफ्टरमैथ ऑफ दिस, यू नो व्हाट गोना हैपन. यू गोइंग अगेंस्ट द कंट्री, यू गोइंग अगेंस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी and you're going against, a lot of other things which I can't mention right now. मैंने बोला it is what it is. I got to go against whatever because I can't go against my conscience. बोलता okay, give me a statement. उन्होंने स्टेटमेंट दिया. तो मैंने जब उसको ये टेररिज्म वाले चक्कर बताया, इसको पता नहीं था ये सारी चीजें, उसको सिर्फ क्रिमिनल चीजों का पता था. उसने बोला ये यहाँ सॉल्व नहीं होगा, you have to come to London and you have to appear in a court and I'll. मैंने बोला उससे पहले मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक स्टेटमेंट कि तुम्हें पता चल जाए कि what really happened. तो मैंने उसको एक वीडियो ऑडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया जस्ट एज अ बैकअप प्लान. एंड ही आस्क्ड मी टू गो टू मियामी से डायरेक्ट फ्लाइट आती है नॉर्वेजियन एयरलाइन की. बोलते हैं पहले बुक मत करना टिकट, सिर्फ एयरपोर्ट जाके टिकट बाय करके प्लेन में बैठ जाओ एंड कम टू लंदन राइट अवे. मैंने बोला ओके. सो मैं जब जा रहा था मेरी वाइफ बोलती मैं अकेला तो जाने नहीं दूंगी, ये आधी पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये 90% पाकिस्तानी हो गई. बोलती मैं तो जाने नहीं दूंगी तुम्हें अकेला, अगर उन्होंने वहां तुम्हें डिसअपियर कर दिया, which do happen in this line of work. So how would somebody know what happened? So I'll go with you. Then at least they can't hurt me and I'll let them know what really happened. मैंने बोला ठीक है. So she came with me to London. मैं लंदन से जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया, मेरा फोन सर्वेलेंस पे था, जो जीपीएस ट्रैकर चल रहा था उनका. They wanted me to get to London and they arrested me in London. MI6 और FBI लंदन एयरपोर्ट पे जो था वो लीगल अटैची, और MI6 से बोलते हैं you are under arrest. मैंने बोला क्राइम क्या किया? Committed with a national security threat. You going against a country, which is a very big serious thing. National security threat. That's how I arrest. मैं दूसरों को अरेस्ट करता हूँ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे. तो मैं हंसने लगा. Is this a joke or something? I do that. बोलते well, welcome to our world. Turn around. Put a handcuff. मुझे एक कमरे में डाल दिया जो कि इलीगल है, काले कमरे में जहाँ फोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है.
मैंने बोला मुझे कांटेक्ट करना है बाहर अपनी वाइफ को, बोला डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोलता है मुझे लॉयर को कांटेक्ट करना है, बोला डोंट वरी अबाउट इट। सो मेरी वाइफ ने जाके दीपक को कॉल कर दिया था उस वक्त तक कि मेरे हस्बैंड को तो ये अंदर ले गए। दीपक एयरपोर्ट पे आया जल्दी से, उन्होंने इमिग्रेशन पे पूछा कि फरीदी कहाँ पर है। उसने बोला हमारे पास तो नहीं है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हिच दे लाई, वी कुडंट डू दैट। उन्होंने बोला वी हैव नो आइडिया वेयर ही, बोला शायद वो होटल चला गया होगा, जाके चेक करो वहीं पे होगा, वी हैव नो आइडिया वेयर ही इज। सो वो 4 घंटे के अंदर उन्होंने प्लेन में बिठाया वापस न्यूयॉर्क की फ्लाइट में। JFK अरेस्ट आके JFK में जाके मुझे उन्होंने बुकिंग कर दिया। JFK में जेल होती है अंदर ही, वहाँ होल्डिंग सेल होता है। इंटेरोगेशन मेरी शुरू कर दी वहाँ से उन्होंने। उस वक्त तक मुझे चार्ज उन्होंने नहीं किया था क्योंकि देयर वाज नो चार्ज। उन्होंने मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे ही उन्होंने मुझे, जो कि दे कैन पुट यू इन फॉर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर 72 आवर्स, तो उन्होंने मुझे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में उन्होंने मुझे आइसोलेशन में रख के, नो फोन कॉल, नो फैमिली कॉन्टैक्ट, नो लॉयर, नो नथिंग, उन्होंने मुझे इंटेरोगेट किया अबाउट इस कि शायद तुम्हें ISI ने कांटेक्ट किया या तुम्हें किसके कहने पे कर रहे हो, किस बिहाफ पे कर रहे हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट से किसने तुम्हें कांटेक्ट किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। और मैं हंस रहा हूँ मनो, तो बोलते हैं And this was, by the way, this was the FBI or the MI6 doing it, right? पहले MI6 लंदन में MI6 ने किया था सेम थिंग, और विद FBI न्यूयॉर्क में, it was FBI and JTTF. Yeah, of course, yeah. So New York में FBI and JTTF, but all together when वो टास्क फोर्स के सारे सीनियर जो थे, क्योंकि it never happened anything like that, I'm the star child. मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू MI6, FBI और CIA, उनसे अगर पूछना है कि who's the number one guy in counter intelligence world, वो बोलते हैं कैमरन फरीदी is the number one guy, क्योंकि I've studied it. मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि मैंने काम किया, I've studied it. मैंने जिंदगी जो नहीं जानता था वो पढ़ा है। मैंने सिर्फ जेल में 340, 370, 340, my wife sent me the books. So 340 किताबें खाली काउंटर इंटेलिजेंस पे मैंने जो हैं वो जेल में पढ़ी हैं। उससे पहले everything and any material ever I have studied it. So मैंने इसको सीखा भी है, पढ़ा भी है। I understand religion, I understand the demographics of it, सारी दुनिया के, and before I do a case I study it. So according to these all people, I was one of the best guy. Even जो आज को, maybe I tell you something, कि जो काउंटर इंटेलिजेंस और JTTF जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का जो ओनर्स मैनुअल जो होता है ना, जो आपको मैनुअल जो कि पढ़ाया जाता है बिगिनर, दैट वाज रिटन बाय मी, वो मेरा लिखा हुआ है, जो आज भी पढ़ाया जाता है, until today had never been changed. It's funny, Kamran, because the first I've heard about you was back in 2012, and this was Art Keller, a CIA operative working in Pakistan. I interviewed him later on an OBL project, right? And he mentioned there's a, Ali, there's a Pakistani guy who's called the Lion, who's doing most of the work for Pakistan against Al Qaeda. I said, hey, do you guys trust him? And he said, but we trust him a lot. But he was against FBI. So this is inter-intelligence rivalries work. But so go on. So I mean, उसके बाद I was in jail, and then they started interrogation, and मैं हंसने लगा. So of course I didn't answer, because rule number 1, interrogation is one of the मेरी specialty है. जब FBI interrogate करती है ना अबू जुबैदा को, so they come to me कि what question should I ask? I don't interrogate, I write the questionnaire. या अबू जहाद को या अबू जाफर को या किसी को भी जब interrogate करते हैं तो questionnaire written by मैं लिख के देता हूँ. That's the question they go ask inside. Not one, ना एक ज्यादा ना एक कम. So आप मुझे interrogate करने के लिए उन्होंने मुझे वाशिंगटन से किसी को बुलाया. Or I know this guy too, and he was junior than me, and he's sitting all nervous. Kabhi yahan ka dekhe, kabhi wahan dekhe. Maine kaha, kid, don't be nervous. You know what's gonna happen? Bolta what? Man, I'm not gonna say a word. Bolta why? Because I have right to remain silent. You have to read it to me. वो भूल गया था मुझे right पढ़ना, तो मैंने बोला go ahead and read it to me. तो बोलता you have right to remain silent. मैंने stop here. Bolta what? मैंने do you don't say anything else? Bola why? Because I'm not gonna say anything else. So then he start asking. He have to ask me question. He start asking me question, and I say. He say. Why? What happened? Man, you just told me, right? What? Your right to remain silent. Using my right to remain silent. So I'm not going to say anything. It went on for 3 days. 12 घंटे. 4 घंटे किसी को बुलाते थे, 4 घंटे की शिफ्ट चेंज होती थी, फिर वो कंटिन्यू जो सेम इंटरोगेशन जो टेररिस्ट के साथ किया जाता है वो मैं अभी जवाब दे रहा हूँ उसके, क्योंकि दे थॉट कि वो एक ISI ने मुझे कांटेक्ट किया या पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसी से किसी ने कांटेक्ट करके मुझे कुछ ऑफर की है. सो मुझे बोलते हैं कि देन दे कम टू मी 3 दिन के बाद मुझे बोलते हैं व्हाट डू यू वांट. मैंने बोला आई एम नॉट गोना से एनीथिंग. मुझे बोलते टेल मी व्हाट यू नीड. बोलते यू डोंट वांट टू वर्क. मैंने बोला नो. बोलते ओके विल गिव यू
$1.5 million. Plus we give you 20% of जितने भी asset हम सीज करेंगे ना इस कंपनी के, जो कि इन बिलियंस में जाता है, बोलता है we give you 20% of that. We give you 2 options. You know, तुम्हें दुबई और थाईलैंड पसंद है ना? You can stay in any of these 2 countries. We give you nationality of these 2, जिसमें से 2 भी चाहिए. With your family, write the statement, sign the thing, go bye-bye, see you. And you can have everything you want. मैंने बोला, can't do that. मतलब why? मतलब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये कल तक सब कुछ कर रहा था, आज ये इतना पागल क्यों हो गया? इमेज यानी ये था कि ये क्यों हो गया? I mean, why did he do that? Why is he had lost his, you know, they thought I lost my mind or something. Now they're offering me sun, moon and the stars. बोला अब इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, he'll come to his senses and yada yada yada. They brought a psychiatrist को लेके आए मुझे evaluation, mental evaluation कराने के लिए. They really thought I lost my mind. He had to do 4 hours. मुझे psychiatrist ने बिठा के सवाल किए and वो he throwing cards and pictures on me. Have I lost my mind? क्योंकि somebody had to really lose his mind to, you know, सब कुछ चुकरा के ये कर रहा है, तो वो psychiatrist बोलता है कि I think he have severe PTSD. So I start laughing at him. मैंने बोला no, I don't have it, but you will not understand. So बोला ठीक है, we're going to send you to jail. मैंने बोला charge क्या करोगे? बोलता you threat the guy. मैंने बोला yeah, I threat everybody. You know, I'll threat you now if you want me to. Fuck you, this and that. मैंने गाली देना शुरू कर दूँ. Same way I do it. I'm trying to boycott. मेरी ज़बान वैसे ही truck driver वाली. तो मैंने उसको ज़बान में क्या दे me with threatening to a federal officer. 3 उस जमाने में 4 काउंट था. उन्होंने initially 4 काउंट लगाए थे मुझ पे. फिर उन्होंने मुझे एक चार्ज लगाया obstruction of justice. बोलता है कि you are not supposed to contact, you know, Jabir Motiwala and thing. They charged me obstruction of justice. One other charge was, and they add a couple of Al-Qaeda guys in there too, Abu Jafar and this, कि तुमने उनको भी contact किया है. So we give you obstruction of justice and 7-year sentence. दे के मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया. Okay. And how did it affect Jabir during, because of your testimony which you give to Deepak, right? His lawyer, Jabir bhai, he got freed because of that. Entrap किया था उन्हें, और as per UK laws. जी. So he got freed from. दीपक ने वो स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड किया कि he went to the judge straight. उसने बड़ा स्मार्ट काम किया. वो जज के पास गया सीधा. उसने वो जो मेरा वीडियो जो इंटरव्यू था वो जज के सामने प्ले कर दिया पूरा. बोलता है कि दिस इज द गाय हु डिड इट एंड दिस इज द गाय व्हाट ही इज सेइंग, लिसन टू इट राइट नाउ. वो जज के तो काटो लहू नहीं है, वो स्टार्ट लाइक फ्लिपिंग. और उसके बाद उसने मेरी वाइफ को आल्सो टुक वीडियो पे लिया था. तो मेरी वाइफ ने जो फिल इन द ब्लैंक्स था, मेरी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया कि यस, you know, this is my husband, he's talking without any pressure, I'm his wife, I'm free and clear. They put him in jail for this thing. So मेरी वाइफ का इंटरव्यू. मेरी वाइफ मेरे आने के बाद जो थी, यानी मेरे जब यहाँ मुझे मूव कर दे, मेरी वाइफ 1 हफ्ते तक लंदन में ही थी. उसको दीपक ने रखा हुआ था एंड ही टुक हर स्टेटमेंट सारा कुछ, क्योंकि वो डेंजरस फॉर हर टू गो आउट. सो उसने उसको मेरी वाइफ को जो था वो एक अपने घर में छुपा के रखा हुआ था कि देखो मेरी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया तो शी गोना गेट अरेस्टेड. सो ही टोल्ड हर, बोला यू विलिंग टू डू इट? बोलते आई एम विलिंग टू डू इट. सो इसने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया 4 विटनेस के सामने. दैट स्टेटमेंट कि मेरे हस्बैंड ने जो ये स्टेटमेंट दिया विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी किसी गवर्नमेंट के, किसी भी और गवर्नमेंट के प्रेशर के बगैर, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि आईएसआई ने दिलवाया इससे ये. तो मेरे वाइफ ने ये क्लियर करके सारी चीजें, तो वो जज. So there is NIA, National Intelligence Agency, you know, CIA, FBI, you know, military intelligence, the naval intelligence, the Air Force, and all those intelligence agencies, MI5, they didn't find a single phone call, a single shred of money into your account that somebody fed that information or you were in contact. जभी तो वो इस टाइप के आप पे इल्जाम लगाए उन्होंने that you were in touch with the ISI. उन्होंने ये किसने किया था? ये कुत्तापन किया रॉ ने. ये रॉ ने दिया कि रॉ ने दिया था स्टेटमेंट कि रॉ की हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इसको पेनिट्रेट. ये जो था, ये इन्होंने रॉ ने ये कहा कि पाकिस्तान में जब मैं था उस वक्त ही मुझे जो है वो ISI ने उसी वक्त मुझे आई वाज अ डबल एजेंट. वो अखबार में भी काफी कटिंग्स आपको मिलेंगी वो कि वो ये डबल एजेंट बन गया था. उस वक्त ही इसकी इंटेंशन ये थी कि अगर आप, उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम किया कि इसकी इंटेंशन ये थी कि मुझे केस में रखा जाए एंड आई विल ब्लो द केस अप, क्योंकि अगर मैं मना कर देता हूँ केस से तो somebody else will be assigned to the case and he'll go complete it अगर मैं मना करता हूँ. So I play the whole thing on behalf of ISI कि मैंने I play the double agent. I was already recruited by ISI, so I was a triple agent actually. On that time I was working for everybody. So ISI के लिए मैं काम कर रहा था उस वक्त. So ये रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, which is they have given it to their media, Hindustan Times, Times of India, सबने प्रिंट किया इसको.
Yeah. So, hats off to you guys. मतलब what you did for the country. अब plan क्या है? क्या करना है? पाकिस्तान move होना है? नहारी खानी है? Right? Fry kebab नहीं, खाना I don't है? have so मेरा पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हुआ है? पार्ट ऑफ मेरा सेंटेंस ये, इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें सिटीजन सरेंडर करना पड़ेगी, ले लो। और क्या Surrender करनी पड़ेगी? आपको पासपोर्ट सरेंडर करना, सरेंडर अच्छा। करना पड़ेगा। आई सरेंडर इट ऑलरेडी, मैंने अपनी नेशनलिटी सरेंडर कर दिया। आई एम प्रोबेशन राइट नाउ, सिर्फ मेरे क्लियरेंस का इंतजार कर रहा हूँ। क्लियरेंस के बाद व्हाटएवर इट टेक्स, अगस्त सितंबर प्रॉब्ली आई एम गोइंग बैक इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह। अल्लाह राज़िक, वो कहते हैं कि अभी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है, लेकिन ये कि व्हाट आई नो, व्हाट आई लर्न ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। एंड खिदमत करनी है वतन की, एंड यही है। अब जब सब कुछ कर लिया, अब आखिरी एक तकलीफ ये थी कि जो सीखा है, which I've learned a lot in these years. I've been trained, मेरी ट्रेनिंग जो थी वो not only black border, मैंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग की हुई है, of course FBI ट्रेनिंग, मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज FBI के साथ किए हैं मैंने। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो जो जिसको फार्म कहते हैं, जो डिफरेंट इंटेलिजेंस के साथ किए हैं मैंने, डिफरेंट मुल्कों में की हुई हैं। I've been around the globe, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ जंग हुई हो या जहाद हुआ हो, मैं नहीं गया हूँ। मैंने अफ्रीका से, एशिया से लेके हर मुल्क में काम Just किया। before we finish, Kamran, अपना what a little bit on Afia Siddiqui. क्या what does the intelligence community say? What happened to her? I know that case. It's not about. I'd give you the first hand what happened to Afia Siddiqui. Okay. Afia Siddiqui was of course she was a doctor. She was treating some of the Al Qaeda guys. That's what the whole background was. Afia was a very learned sister. और उनका ये था कि वो पढ़ा, वो डॉक्टर, वो उनको इलाज के गर्ज से, वो ऐसा एक मुसलमान, मेरा ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है, वो भी करता है। आई मीन दैट्स व्हाट ही डज टू, ही हेल्प आउट व्हाटएवर ही कैन। आप मुसलमान हैं, आप उसके घर पे जाएंगे, रात को 3 बजे वो दरवाजा खोल के आपकी हेल्प कर देगा। सेम थिंग विद हैपन आफिया सिद्दीकी, बट शी हैड नो आइडिया कि इट वाज, शी डोंट केयर एज अ डॉक्टर के वो किसको हेल्प कर रही है। सो फर्स्ट शी डिड, एंड शी वाज अ मुस्लिम, शी वाज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और एंड शी हेल्प आउट इन कुछ इलाकों में, नेक्स्ट डोर भी किया उन्होंने। But Kamran, she married an Al Qaeda guy, right? No? बाद में, पहले तो she started off helping out with the medical things, उसके बाद she married to one of the guys. तो initially, but उनकी गुनाह ये थी आफिया सिद्दीकी का कि they wanted, इनको ऑफर, जैसे शकील अफरीदी को उन्होंने ऑफर किया था उसामा बिन लादेन के लिए ना, कि आप ये कैंपेन चलाइए, उनका डीएनए सैंपल चाहिए था। दे एग्जैक्टली सेम थिंग दे ऑफर आफिया सिद्दीकी के लिए। उनको ये कहा था कि आप जो है वो इनके डीएनए जो है वो हमको प्रोवाइड, यू डू व्हाट यू कीप ऑन डूइंग, जस्ट गिव अस द, जो हमें चीजें चाहिए वो आप हमें प्रोवाइड करते रहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस हम आपको देंगे, और आपको विल गिव यू हैव टू गिव अस द डीएनए सैंपल्स, जो कि ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कलेक्ट होते हैं, दुनिया में हर जगह से होते हैं। तो that's what the thing was, and she refused to do it, and then one thing turned into other, and then it turned into ugly thing. The girl, मैं आपको बताऊं, जो गन उसको पिकअप करने का इल्जाम लगाया ना, वो है कोल्ट की होती है, जो M16 AL2, एक स्पेशल वर्जन होता है AL2 कि इसने वो पिक किया था, मिलिट्री वर्जन उसका। वो बेचारी उठा भी नहीं सकती, उसके अंदर यानी उसको उठाने के लिए फायर करना तो बहुत बड़ी बात है, उसको उठा के सीधा नहीं कर सकते, उसके लिए यू हैव टू हैव। सो उसके जो इल्जाम है वो बहुत भोंडा और बोगस इल्जाम है, पर उसको कुछ पाकिस्तानी लोगों के भी उसमें गलतियां हैं, कुछ हमारे सियासतदानों की गलतियां हैं, जिसको बलि का बना बेचारी। This is Kamran Faridi, a main guy in the US. Salute to your work and what you have done for the country, and we hope to welcome you with open hands in Pakistan whenever you come. So you have a home,